अध्याय 101 बर्बरीक बैल। ड्रैगन फोर्स भी एक विशेष प्रकार का बल है जो केवल ड्रैगन के लिए है। ये सामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भी लगभग 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये जियाओ इतना उत्तेजित हो गया कि वह कांपने लगा। खुद को शांत करने के बाद ये जियाओ ने फिर से क्लाउड स्मोक 1 में सावधानी से चलना शुरू कर दिया। वह नहीं चाहता था कि पहले की तरह वह अपनी सतर्कता को कम होने दे और किसी भी प्रकार की परेशानी या खतरे का सामना करे। इस बार यदि उसकी किस्मत नहीं होती और उसकी नई क्षमता ड्रैगन क्लॉस नहीं होती तो वह मर गया होता। ये जियो चले और एक घाटी देखी। घाटी के भीतर कई बर्बर बैल थे और वे लगभग 20 फीट लंबे और 10 फीट ऊंचे थे। उनके पास हरा फर और नुकीले सींग थे जिनकी तुलना लो ग्रेड स्पिरिट रैंक हथियार से की जा सकती थी। वे जादुई जानवर थे जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। उसी खेती क्षेत्र के तहत एक साधारण ओरिजिन कोर रियलम कल्टीवेटर का बर्बर बैलों से कोई मुकाबला नहीं था। बर्बर बैल अत्यंत हिंसक स्वभाव के थे। जब तक कोई अन्य जादुई जानवर उनके क्षेत्र पर आक्रमण करता तब तक वे एकजुट होकर हमला करते रहते जब तक कि जादुई जानवर मर नहीं जाता। जब कोई जादुई जानवर आक्रमण नहीं करता था तो वे भोजन के कारण कभी कभी आपस में लड़ते थे। वे या तो मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे। इस समय नीचे बर्बर बैलों के कई दर्जन जोड़े थे। वे लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। सारी जमीन पर खून बह गया। सामान्य बर्बर बैल से दोगुने आकार का एक विशालकाय जीव घाटी के सबसे ऊंचे स्थान पर जमीन पर लेटा हुआ इत्मीनान से घास खा रहा था। अचानक उसने अपना सिर झुकाया और ये जियाओ को देखा जो बर्बर बैलों के समूह से कुछ ही दूरी पर था। इससे बहुत तेज दहाड़ निकली। गर्जन। उस बर्बर बैल की दहाड़ सुनने के बाद घाटी के अन्य सभी बर्बर बैलों ने तुरंत अपना काम बंद कर दिया और एक के बाद एक ये जियाओ की दिशा की ओर देखने लगे। दहाड़, दहाड़। जैसे ही उन्होंने ये जियाओ को देखा उन्होंने तुरंत अपने खुरों को दबाया और दहाड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जियाओ ने अभी भी घाटी में प्रवेश नहीं किया है, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। हालांकि उनके खुरों से जमीन उड़ गई जिससे पृथ्वी हिल गई और पहाड़ हिल गए। भले ही वह पीक ओरिजिन कोर रियलम मार्शल कलाकार हो, जब उसका सामना इन दर्जनों बर्बर बैलों से होता है तो उसे कम अस्थायी रूप से उनसे बचना चाहिए। ये जियाओ ने आह भरी और आगे छलांग लगाए, लेकिन मैं अलग हूं। जब मैं क्यूई कंडेंसेशन दायरे के 9वें चरण में था तो मैं मार्शल किंग दायरे के एक मार्शल कलाकार को मारने में कामयाब रहा। अब जब मैं पहले से ही एक ओरिजिन कोर दायरे मार्शल कलाकार हूं, मैं इन दर्जनों बर्बर बैलों का मुकाबला कैसे नहीं कर सकता। इन बर्बर बैलों का सामना करते समय यहाँ कोई भी नहीं है। मैं ड्रैगन के पंखों और ड्रैगन के पंजे का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ लगभग 18 बर्बर बैल थे। उनमें से एक अन्य बर्बर बैलों की तुलना में थोड़ा अधिक ताकतवर लग रहा था। संभवतः ये बर्बर बैलों के इस समूह का नेता था। अन्य बर्बर बैल ओरिजिन को रियलम मार्शल आर्टिस्ट के दूसरे या तीसरे चरण के समान ही शक्तिशाली थे। इतने सारे बर्बर बैलों को देखकर ये जियाओ की लार टपकने लगी। उसने सोचा इन बर्बर बैलों को निगलने के बाद वह उत्पत्ति कोर क्षेत्र के किस चरण तक पहुंचेगा। वह जितना अधिक मजबूत होता गया, मार्शल आर्टिस्ट या उसके जैसे ही क्षेत्र के जादुई जानवरों की लाशें उतनी ही कम प्रभावी होती गईं। बर्बर बैलों के शरीर पर हरी त्वचा को देखकर कोई भी बता सकता है कि उनकी रक्षात्मक क्षमताएं बहुत अधिक थीं। ये संभावना थी कि कोई भी मूल कोर क्षेत्र मार्शल कलाकार इन बर्बर बैलों से निपटने के लिए तैयार नहीं होगा। ओरिजिन कोर रियलम मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, ये बर्बर बैल एक साधारण मार्शल किंग रियलम मार्शल आर्टिस्ट को भी सिरदर्द दे सकते हैं। इस घाटी में सैकड़ों बर्बर बैल थे और वे सभी समूहों में विभाजित थे। बर्बर बैलों के प्रत्येक समूह में उनके नेता होते हैं जो मूल कोर दायरे के मार्शल कलाकार के 7वें या 8वें चरण के लगभग उतने ही मजबूत होते हैं। और जब इसे समूह के अन्य बर्बर बैलों के साथ जोड़ा जाता है तो उनकी लड़ने की क्षमता लगभग एक मार्शल किंग दायरे के मार्शल कलाकार को टक्कर दे सकती है, जिसने अभी अभी साधना के इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। वहां बिल्कुल बर्बर बैलों का एक समूह था जिसका ये जियाओ अभी सामना करने की योजना बना रहा था। ऐसा कहा जाता है कि एक बर्बर बैल राजा भी था जिसने इस घाटी और इन सैकड़ों बर्बर बैलों पर कब्जा किया और शासन किया।
ये चौथी श्रेणी का जादुई जानवर है जो मार्शल किंग दायरे में एक मार्शल कलाकार के बराबर है। इस बर्बर राजा और अन्य बर्बर बैलों के बीच असमानता स्वर्ग और पृथ्वी की तरह है। ऐसा कहा जाता है कि अकेले बर्बर राजा एक मार्शल कलाकार के साथ भी आमने सामने की लड़ाई कर सकते हैं, जिसने अभी अभी मार्शल सम्राट दायरे में प्रवेश किया है। और यदि ऐसा न हो तो वह सैकड़ों क्रोधी बर्बर बैलों को कैसे वश में कर उन पर शासन कर सकेगी। ये देखकर कि ये जियाओ उनकी ओर आ रहा था, एक बर्बर बैल जो घास खा रहा था, उसने ये जियाओ की ओर देखा जैसे उसे उनके करीब न आने की चेतावनी दे रहा हो। ये जियाओ ने जमीन से एक पत्थर उठाया और इस बर्बर बैल के शरीर पर फेंक दिया। पत्थर बर्बर बैल के सिर के मध्य भाग में लगा। बर्बर बैल ने ये जियाओ को गुस्से से देखा। जैसे ही उसने ये जियाओ की ओर देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसकी नाक से सफेद धुआं निकलने लगा। गर्जन! वह जोर से गुर्राया और धूल का बादल उठाकर ये जियाओ की ओर दौड़ा। चूंकि यह घाटी का सुदूर इलाका था, इसलिए अगर वहां दो बर्बर बैल भी कुछ खोज रहे होते तो वे आमतौर पर उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ये जियाओ खुलेआम उनकी ओर चल रहा था, जिससे वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी नाक से सफेद धुआं छोड़ते हुए अपने पैर जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। ये दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी समय ये जियाओ पर एक साथ हमला करने के लिए तैयार हो। पिछला बर्बर बैल जो ये जियाओ की ओर बढ़ा, गति तेज कर दी। इसकी गति तुरंत कई गुना बढ़ गई और यह ये जियाओ की ओर दौड़ पड़ी। अच्छा, बर्बर बैल को बेहद तेज गति से अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर ये जियाओ ने चकमा नहीं दिया और वह भी बर्बर बैल की ओर दौड़ने लगा। वह देखना चाहता था कि क्या वह हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन की किसी भी क्षमता का उपयोग किए बिना अपनी वर्तमान ताकत से बर्बर बैल से निपट सकता है। वह देखना चाहता था कि वह बर्बर बैल से अधिक शक्तिशाली है या नहीं। पर्वत ढहने वाली मुट्ठी! ये जियाओ जोर से चिल्लाया और बर्बर बैल के सिर पर मुक्का मारा। माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट को अंजाम देते समय उन्होंने बीस्ट फायर का भी इस्तेमाल किया। आखिरकार माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट केवल एक निम्न ग्रेड साधारण रैंक मार्शल आर्ट कौशल था। अकेले उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी बर्बर बैल से मुकाबला कर सके। ये जियाओ अपनी ताकत की जांच करना चाहता था, लेकिन वह तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर के खिलाफ केवल निम्न श्रेणी के साधारण रैंक के मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करने वाला मूर्ख नहीं था। टकराना! बर्बर बैल का सिर और ये जियाओ का मुक्का हमला दोनों एक दूसरे से टकरा गए। गर्जन! बर्बर बैल को 5 मीटर पीछे जाना पड़ा और ये जियाओ भी लगभग 10 कदम पीछे चला गया। ये जियाओ के पीछे एक ऊंचा पेड़ था। जब ये जियाओ को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया तो वह उस पेड़ से टकरा गया। उसके मुक्के के प्रहार से बर्बर बैल को कुछ क्षति भी पहुंची। ये जियो द्वारा इस्तेमाल की गई जानवर की आग से उसकी खोपड़ी की त्वचा जल गई थी। थोड़ा चक्कर आने वाले बर्बर बैल ने अचानक अपना सिर हिलाया और फिर से ये जियो पर अपनी आंखें बंद कर ली। इसने फिर से अपने पिछले पैर जमीन पर रगड़े और ये जियाओ पर हमला कर दिया। ये जियाओ ने आत्मा तलवार निकाल ली। ये जियाओ किनारे चला गया और बर्बर बैल अपने हमले से चूक गया। लेकिन ये जियाओ ने यह मौका लिया और बिना किसी मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग किए अपनी स्पिरिट तलवार से बर्बर बैल की गर्दन के पीछे से वार कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार को काट दिया। एक बड़ा सिर तुरंत उड़कर जमीन पर आ गिरा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर बर्बर बैल का सिर विहीन शरीर भूमि पर गिर पड़ा। उसका खून मिट्टी में मिल गया और खून की गंध धीरे धीरे फैलने लगी। लालच से खाना! ये जियाओ ने तुरंत बर्बर बैल के सिर रहित शरीर को छुआ और उसे खाना शुरू कर दिया। उसने तुरंत महसूस किया कि खपत की गई आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से भर गई है। एक बर्बर बैल से एक चक्र युद्ध करने के बाद भी उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। तो मैं एक सामान्य बर्बर बैल से अधिक मजबूत हूं। मुझे जांचने दीजिए कि मैं इस बर्बर बैल के समूह के नेता से अधिक मजबूत हूं या नहीं। ये जियाओ ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और बर्बर बैलों के इस समूह के नेता के साथ एक योजना बनाना शुरू कर दिया। ये जानकर कि वह सामान्य बर्बर बैल से भी अधिक शक्तिशाली है, वह स्वयं से अत्यंत संतुष्ट हुआ। अध्याय 102 बर्बर बैलों के एक समूह को मारना। ये जियाओ ने एक बर्बर बैल को मार डाला और उसे खा लिया।
हालांकि इससे उन्हें अपनी खेती में सुधार करने में बहुत मदद नहीं मिली, लेकिन इससे उन्हें प्रारंभिक चरण से मूल कोर क्षेत्र के मध्य प्रथम चरण तक पहुंचने में मदद मिली। जब बचे हुए बर्बर बैलों ने, जो अभी भी अपने पैर जमीन पर रगड़ रहे थे और अपनी नाक से सफेद धुआं छोड़ रहे थे, ये जियाओ को अपने एक साथी को मारते हुए देखा तो वे तुरंत गुस्से में ये जियाओ की ओर भागने लगे। गर्जन, दहाड़, दहाड़। सभी बर्बर बैल उग्र रूप से दहाड़ने लगे और ये जियाओ पर टूट पड़े। ये जियाओ उन्हें अपनी ओर आते देखकर जोर से हंसा। ये जियाओ की आंखों में डर का एक निशान भी नहीं देखा गया, तब भी जब उसने दर्जनों से अधिक बर्बर बैलों को अपनी ओर बढ़ते देखा। वह बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि आखिरकार वह अपने जी जान से लड़ने जा रहा था और इन सभी बर्बर बैलों को मारने के बाद वह मूल कोर क्षेत्र के कम से कम दूसरे या तीसरे चरण में आसानी से प्रवेश कर सकता था। ये जियाओ ने भी उग्र बर्बर बैलों के आने वाले समूह की ओर हमला किया। जब वह एक बर्बर बैल से लगभग 1 मीटर की दूरी पर था तो उसने उछलकर उस बर्बर बैल की गर्दन पर वार कर दिया। परिणाम बिल्कुल पहले जैसा ही हुआ। उस बर्बर बैल का सिर उसके शरीर से अलग होकर हवा में उड़ गया और जमीन पर आ गिरा। ये जियाओ यही नहीं रुका क्योंकि अभी भी दर्जनों से अधिक बर्बर बैल उस पर हमला कर रहे थे। वह दूसरे और फिर तीसरे की ओर बढ़ना जारी रखता है। वह प्रत्येक वार के साथ बर्बर बैलों का सिर काटता जाता है। एक के बाद एक बर्बर बैल उसके हाथों मरते गए। उनके शव एक छोटी सी पहाड़ी पर ढेर हो गए। गर्जन। अचानक एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद बचे हुए बर्बर बैलों ने ये जियाओ पर हमला करना बंद कर दिया, बल्कि वे पीछे हट गए। जब बर्बर बैल ये जियाओ को मारने के लिए उग्र रूप से उसकी ओर बढ़े तो वहां 1 दर्जन से अधिक बर्बर बैल थे, लेकिन अब केवल 5 बर्बर बैल बचे थे। बाकी सभी बर्बर बैलों के सिर ये जियाओ ने काट दिए। 5 बर्बर बैलों को पीछे हटते देख ये जियाओ भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बर्बर बैलों के पीछे देखा तो उन 5 के पीछे एक बर्बर बैल खड़ा था। वह अन्य बर्बर बैलों की तुलना में थोड़ा बड़ा और लंबा होने के साथ साथ मोटा भी था। ओह, तो नेता यहाँ है। हाँ, मुझे देखने दो कि तुम्हें क्या मिला। ये जियाओ जोर से हंसा। नेता को देखकर ये जियाओ ने 5 बर्बर बैलों पर हमला नहीं किया और उन्हें पीछे हटने दिया। जब 5 बर्बर बैल पीछे हट गए तो नेता ने धीमे कदमों से ये जियाओ की ओर चलना शुरू कर दिया। ये जियाओ ने भी अपनी तलवार उठाए और उसे अपने अंगूठे और तर्जनी से सहलाया। जब नेता ये जियाओ से केवल 6 मीटर की दूरी पर था तो वह अचानक तेज हो गया और बिना किसी चेतावनी के ये जियाओ की ओर बढ़ गया। फक। ये जियाओ फिर से ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर इतना बेशर्म हो सकता है। दिव्य ड्रैगन के पंख। अचानक ये जियाओ की पीठ से पंखों का एक बहुत सुंदर जोड़ा निकला। वह झट से आकाश में उड़ गया। बर्बर बैल का निशाना चूक गया और ये जियाओ को घायल करने में असफल रहा। क्या आप कुछ कम बेशर्म हो सकते हैं? ये जियाओ ने बर्बर बैलों के नेता पर चिल्लाया। उसे ये देखकर भी आश्चर्य हुआ कि इस बर्बर बैल के पास पहले से ही कुछ बुद्धि है। गर्जन। मुंह। ये जियाओ को हवा में उड़ते हुए देखकर बर्बर बैलों के नेता ने उस पर भयंकर दहाड़ लगाई, लेकिन अचानक मानो ये जियाओ के पंखों से किसी भयानक राक्षस का दबाव महसूस हो रहा हो, उसने एक डरावनी आवाज निकाली और अपने 4 घुटनों के बल बैठ गया। वह डर के मारे कांप रहा था। क्या हो रहा है? ये जियाओ ये देखकर हैरान रह गया। लेकिन जब उसने देखा कि बर्बर बैल का नेता कभी कभी डरकर अपना सिर उठाता है और उसकी पीठ के पीछे पंखों की ओर देखता है, तो ये जियाओ तुरंत समझ गया कि बर्बर बैल का ये नेता उससे नहीं डरता था, बल्कि उसके पंखों से डरता था, क्योंकि ऐसा लगता था दिव्य ड्रैगन के पंखों से ड्रैगन की आभा निकल रही है। ये जियाओ उसकी ओर उड़ गया और जमीन पर उतर गया और उत्सुकता से बर्बर बैलों के नेता को देखने लगा। बर्बर बैलों का सरदार भी बिना रुके कांपने लगा। ये ड्रैगन के पंखों से पवित्र क्यों है? जब मैं सेकंड ग्रेड आयनबैक एप्स के उन ग्रुपों से लड़ रहा था तो मैंने भी ड्रैगन के पंखों का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे डरे नहीं थे। फिर यह बर्बर बैल इतना क्यों डरता है? ये जियाओ इस सवाल से हैरान हो गया जो अचानक उसके दिमाग में आया। क्या इसलिए कि इसकी बुद्धि जागृत हो गई है? ये जियाओ ने तुरंत एक उत्तर के बारे में सोचा और उसके उत्तर से थोड़ा आश्वस्त हुआ।
उसे लगा कि यह बर्बर बैल अजगर के पंखों से डर गया है क्योंकि उसकी बुद्धि पहले ही जागृत हो चुकी है और वह पंखों से निकलती अजगर की आभा को महसूस कर सकता है। स्विश शू। अपने जवाब से खुद को आश्वस्त करने के बाद ये जियाओ ने समय बर्बाद नहीं किया और बर्बर बैलों के नेता की गर्दन पर वार कर दिया। ये पहले से ही बहुत डरा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। जब ये जियाओ पर वार किया गया तब भी उसने विरोध नहीं किया और उसका सिर तुरंत उसके शरीर से अलग हो गया। दहाड़ दहाड़। अपने नेता को मारा जाता देख उन 5 बर्बर बैलों को फिर बहुत क्रोध आया। वे दहाड़े और ये जियाओ की ओर बढ़े। ये 5 साधारण बर्बर बैल ही थे और अभी इनकी बुद्धि जागृत नहीं हुई थी। इस कारण जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके नेता का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है, तब भी वे उसे मारने और अपने साथियों और अपने नेता की मौत का बदला लेने के इरादे से उस पर क्रोधपूर्वक टूट पड़े। स्विश स्विश स्विश। ये जियाओ ने भी उन्हें जाने नहीं दिया और तुरंत इन 5 बर्बर बैलों की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर उनके शरीर से अलग हो गया। लालच से खाना। उसने तुरंत ही इस समूह के नेता सहित सभी बर्बर बैलों को मारकर उन्हें खाना शुरू कर दिया। यहां आने का उनका इरादा पहले से ही था कि आने वाले 4 महीनों में अपनी खेती को जितना हो सके खा ले और बढ़ा ले। ये जियाओ ने सबसे पहले नेता को निगल लिया और उसकी खेती भी मूल कोर क्षेत्र के पहले चरण के शिखर पर पहुंच गई, जो अगले चरण में पहुंचने से केवल आधा कदम दूर थी। गर्जन गर्जन गर्जन। जैसे ही वह एक अन्य बर्बर बैल के शव को खाने वाला था, उसने दर्जनों बर्बर बैलों की दहाड़ सुनी और उसे लगा कि वे उसकी ओर आ रहे हैं। वह फिर से बर्बर बैलों के दूसरे समूह से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत बर्बर बैलों की सभी लाशों को द हेवनली पल में रख दिया, केवल बर्बर बैलों के नेता की सूखी हुई लाश को छोड़ दिया। वह भी तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया और द वर्ल्ड ऑफ हेवनली पल में प्रवेश कर गया। वह एक बार फिर खूबसूरत घास के मैदान में नजर आए। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक बर्बर बैलों की लाशें देखी। ची ची। जैसे ही वह फिर से बर्बर बैलों की लाशों में से एक को खाना शुरू करना चाहता था, उसने जंगल की दिशा से एक परिचित आवाज सुनी। उसने एक निश्चित दूरी पर चमकती पीली रोशनी को देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर तुरंत ये जियाओ के सामने एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। छोटा पीला। ये जियाओ इसे यहां देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लिटिल येलो ने उसे असंतोष से देखा। ये जियाओ को पता था कि यह छोटा साथी अभी भी अपने नाम से असंतुष्ट था। उसे लिटिल येलो कहलाना पसंद नहीं था। लिटिल येलो ने उसे नजरअंदाज कर दिया, अपना सिर थोड़ा घुमाया और दर्जनों बर्बर बैलों की लाशों को घूरता रहा। ये छोटा पेटू। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। पहले जब भी वह प्रवेश करता था, लिटिल येलो उसे देखने के लिए बाहर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही उसने बर्बर बैलों की लाशें जमा की, वह तुरंत यहां आ गया। ये जियाओ को ऐसा महसूस हुआ मानो लिटिल येलो की नजर में उसका मूल्य शून्य था। कौन जानता था कि यह कैसे पता चला कि ये जियाओ ने यहां इतने सारे खाद्य पदार्थ संग्रहित किए थे, जबकि ये जियाओ ने जादुई जानवरों की लाशों को अपने खेती के संसाधनों के रूप में देखा। लिटिल येलो की नजर में ये जादुई जानवर उसके भोजन थे। लिटिल येलो, क्या तुम उन्हें खाना चाहते हो? ये जियाओ ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, जो मुस्कुराहट नहीं थी। ची ची। ये जियाओ की बात सुनकर लिटिल येलो की आंखें तुरंत चमक उठी। इसने ये जियाओ की ओर देखा और स्नेह भरी आवाज निकाली। हम्फ। अब आपका असंतोष कहाँ है, लिटिल ग्लूटन? ये जियाओ ने गुर्राया, लेकिन फिर भी उसने बर्बर बैल की एक लाश उसकी ओर फेंक दी। लिटिल येलो से दोस्ती करते समय उसने पहले ही उससे वादा कर लिया था कि अगर यह उसके पीछे आएगी तो भविष्य में वह उसे उतना ही खाना देगा जितना लिटिल येलो खाना चाहेगा। तो बेशक वह अब अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। अध्याय 103, दूसरे समूह को खत्म करना। लिटिल येलो के दोनों छोटे हाथ लंबी हरी बेल में बदल गए और बाहर निकलकर बर्बर बैल की लाश से लिपट गए। फिर नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से उस बर्बर बैल की लाश सूखने लगी। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था कि यह छोटा आदमी भी खा सकता है। ये जियाओ ये देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे अचानक याद आया कि उसने क्या देखा था। लिटिल येलो पहले जादुई जानवरों की लाश को खा रहा था।
लिटिल येलो का अस्तित्व ही थोड़ा रहस्यमय था। इसमें बेहद उच्च बुद्धि होती है और इसकी क्षमताएं भी अलग स्तर की होती हैं। लालच से खाना। ये जियाओ भी एक बर्बर बैल की लाश के पास बैठ गया और उसे खाना शुरू कर दिया। काफी देर के बाद जब ये जियाओ ने बर्बर बैल की लाश को खा लिया तो उसने अपनी आंखें खोली। वह मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। ची ची। उसे अपनी आंखें खोलते हुए देखकर लिटिल येलो ने फिर से एक और बर्बर बैल की लाश की ओर आशा भरी दृष्टि से इशारा किया। ये जियाओ ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, जितना चाहो खाओ। ची ची। लिटिल येलो उत्साह में चिल्लाया और तुरंत एक बर्बर बैल की लाश के पास गया और उसे खाना शुरू कर दिया। ये जियाओ ने भी बर्बर बैल की अगली लाश को खाना शुरू कर दिया। काचा। समय बीतता जा रहा है। अचानक ये जियाओ के शरीर के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। उत्पत्ति मूल क्षेत्र का दूसरा चरण। ये जियाओ अंततः टूट गया और मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण में आगे बढ़ गया। उसके शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक प्रचुर हो गई। वह उन परिवर्तनों को महसूस कर सकता था जो उसकी आत्मा के कोर में उसके डेंटियन के अंदर हुए थे, लेकिन उसे ये देखकर निराशा हुई कि ड्रैगन के आकार का कोर अपरिवर्तित रहा। लेकिन इसके बावजूद उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने सोचा कि अगर वे खुद में सुधार करते रहेंगे तो एक दिन ड्रैगन के आकार के कोर में कुछ बदलाव आएगा और इस कोर के अंदर की सफेद ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। ये जियाओ ने सोचा कि वह खाना जारी रखेगा और खुद को और भी बेहतर बनाएगा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। बचे हुए बर्बर बैलों की सारी लाशें सूखी हुई लाशों में बदल गईं और लिटिल येलो कहीं नजर नहीं आया। थोड़ा पीला। ये जियाओ जोर से चिल्लाया। उसने सोचा था कि वह 1 दर्जन से अधिक बर्बर बैलों की लाशों के साथ अपनी खेती को बेहतर बनाने में सक्षम होगा, लेकिन उसने एक गलती की और लिटिल येलो को जितना हो सके उतना खाने दिया और परिणाम कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय लिटिल येलो जंगल के अंदर एक पेड़ की जड़ के पास बैठा था। मानो कुछ महसूस कर रहा हो, उसने घास के मैदान की दिशा की ओर देखा जहां ये जियाओ था और उसका छोटा मुंह अचानक थोड़ा मुड़ गया जैसे कि वह मुस्कुरा रहा हो। अगर ये जियाओ यहां होता और लिटिल येलो को मुस्कुराते हुए देखता तो वह फिर से चौंक जाता। लिटिल येलो की बुद्धिमत्ता कुछ ऐसी थी जो किसी भी जादुई जानवर से कहीं अधिक थी। ये जियो एक बार फिर बाहर आया। वह नहीं जानता था कि उसने बर्बर बैलों की 2 लाशों को निगलने में कितना समय बिताया था, लेकिन लड़ाई के निशान रहस्यमय तरीके से घाटी से बहुत पहले ही मिट चुके थे। अब यहां बर्बर बैलों का एक और समूह था जो भोजन के लिए आपस में लड़ रहा था। उन्हें देखकर ये जियाओ की आंखें एक बार फिर चमक उठीं। बर्बर बैलों के इस समूह में लगभग 30 बर्बर बैल हैं। ये जियो ने एक बार फिर स्थानिक रिंग से स्पिरिट तलवार निकाली। वह इन बर्बर बैलों से लड़ने में अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। झटका। थर्ड। वह छिपते छिपाते एक बर्बर बैल के पास गया और अपनी तलवार के वार से उसने उस बर्बर बैल का सिर काट दिया और जोर की आवाज के साथ उसका सिर रहित शरीर जमीन पर गिर गया। जब अन्य बर्बर बैलों ने शोर सुना तो वे पीछे मुड़े और ये जियाओ को देखा जो एक बर्बर बैल की बिना सिर वाली लाश के पास खड़ा था। उसकी तलवार से अभी भी उस बर्बर बैल का खून टपक रहा था। गर्जन, गर्जन, गर्जन। सभी बर्बर बैल तुरंत क्रोधित हो गए और ये जियाओ पर उग्र रूप से दहाड़ने लगे। उन्होंने अपने पैर जमीन पर रगड़े और उनके मालिकों से सफेद धुआं निकलने लगा क्योंकि वे बर्बर बैलों के पिछले समूह की तरह ही ये जियो की ओर गुस्से से भड़क उठे। ये जियाओ भी बर्बर बैलों की ओर दौड़ा और उन बर्बर बैलों के आने वाले हमले का डटकर सामना किया। वह इन तीसरी श्रेणी के जादुई जानवरों से नहीं डरता था। ठीक उसी तरह जैसे उसने बर्बर बैलों के पिछले समूह के साथ किया था, ये जियाओ ने बर्बर बैलों के इस समूह का नरसंहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद सभी सामान्य तृतीय श्रेणी के बर्बर बैल ये जियाओ के हाथों मर गए। उसके सामने केवल एक ही बर्बर बैल बचा था। ये बर्बर बैलों के इस समूह का नेता था। ये जियाओ ने एक ऐसी आभा महसूस की जो पीक ओरिजिन कोर रियलम मार्शल आर्टिस्ट से किसी भी तरह कमजोर नहीं थी। हाँ, चलो, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या है।
ये जियाओ जोर से हंसा और किसी भी समय अपनी तलवार से काटने के लिए तैयार रहते हुए बर्बर बैलों के नेता की ओर दौड़ा। उस बर्बर बैल ने भी ये जियाओ पर हमला बोल दिया। ये जियाओ ने इस बर्बर बैल की गर्दन पर वार किया, लेकिन वह अचानक उसके रास्ते में रुक गया और ये जियाओ के घातक हमले से बचने में कामयाब रहा। ये जियाओ अपना निशाना चूक गया क्योंकि यह नेता एक चालाक जादुई जानवर था। इसने पहले पूरी गति से ये जियाओ पर हमला किया और जब ये जियाओ ने इस पर हमला किया तो ये जियाओ के हमले से बचते हुए यह अचानक रुक गया। ये जियो भी इस समय गंभीर हो गए। वह ये भी समझ गया कि यदि उसे इस बर्बर बैल से निपटना है तो उसे गंभीर होना होगा और उससे लड़ने के लिए जी जान से जुट जाना होगा। टकराना। जब ये जियाओ अपने हमले से चूक गया तो बर्बर बैल का नेता तुरंत उस पर झपटा और उसके दो लंबे और मजबूत सींग ये जियाओ की छाती से टकरा गए। फू। ये जियाओ ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला और उड़ गया। गर्जन। वह अपनी तलवार के सहारे रेंग कर ऊपर आया। जैसे ही वह खड़ा हुआ उसने बर्बर बैलों के सरदार को अपने सामने आते देखा। अरे, कम से कम मुझे कुछ समय तो दो। ये जियाओ ने बर्बर बैलों के नेता को शाप दिया। वह बचना चाहता था लेकिन बर्बर बैल के नेता के आने वाले हमले से बचने के लिए उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। डकार। ये जियाओ को फिर से बर्बर बैलों के नेता द्वारा उड़ते हुए भेजा गया और उसने फिर से मुंह से खून निकाला। गर्जन। ये जियाओ को खड़े होने का कोई मौका दिए बिना बर्बर बैलों का नेता एक बार फिर दहाड़ता हुआ उसकी ओर दौड़ा और ये जियाओ को अपने पैरों के नीचे कुचलना चाहा। भाड़ में जाओ यार। नहीं, ये जानवर है। हाँ, बकवास, तुम जानवर हो। ये जियाओ ने शाप दिया और एक तरफ लुढ़क गया। ऐसा करके ही वह बर्बर बैलों के सरदार के पैरों तले कुचले जाने से बच सका। बूम। हालांकि वह सीधे बर्बर बैल के सरदार के पैरों के नीचे कुचले जाने से बच गया, लेकिन फिर भी जब उसके पैर जमीन पर टिक गए तो उस स्थान की जमीन टूट गई और जमीन के कई छोटे छोटे टुकड़े उड़कर चारों दिशाओं में चले गए। ये जियो इससे बचने में असमर्थ था। इससे उसे कुछ मामूली चोटें आईं और बर्बर बैलों के नेता के पिछले 2 हमलों से मिली चोटों सहित वह बहुत दयनीय स्थिति में था। ड्रैगन के पंजे। ये जियाओ ने तुरंत अपने दोनों हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदल दिया। बर्बर बैलों के नेता को ये जियाओ के हाथों से एक भयानक आभा निकलती महसूस हुई जो अब ड्रैगन के पंजे की एक जोड़ी थी। ये जियाओ अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था, बर्बर बैलों के नेता के बहुत करीब। उसने सीधे अपने पंजे बर्बर बैलों के सरदार के मोटे पेट पर मारे। बर्बर बुल्स का नेता ये जियाओ के इस हमले से बचना चाहता था, लेकिन ये जियाओ के बहुत करीब होने के कारण वह बचने में असफल रहा। टकराना। गर्जन। इस बर्बर बैल के पेट से खून पानी की तरह बहने लगा क्योंकि इसके पेट में अब अतिरिक्त 5 बड़ी चोटें लगी थीं। ये जियाओ ने भी बिना किसी मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग किए अपने हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदलने के तुरंत बाद उस पर हमला किया। यदि उसने उस पर हमला करने के लिए मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करने में कोई समय बर्बाद किया होता तो बर्बर बैलों का नेता उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपनी पूरी ताकत से सीधे उसके पेट पर हमला कर दिया। केवल इसी कारण वह इस धूर्त बर्बर बैल पर प्राणघातक प्रहार करने में सफल हो सका। पवित्र उंगली कला। बिना कोई और मौका दिए ये जियाओ ने अपने मार्शल आर्ट कौशल से बर्बर बैलों के नेता पर हमला कर दिया। अध्याय 104 पौधों की रानी। ये जियाओ बर्बर बैलों के नेता को कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपने एकमात्र हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल से उस पर हमला कर दिया। पवित्र उंगली कला। ये जियाओ की ड्रैगन की उंगली सीधे पेट के निचले हिस्से से होकर गुजरी और बर्बर बैल की पीठ से बाहर निकल गई। ये जियाओ खुद ये देखकर हैरान रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह अपने ड्रैगन के पंजे से बर्बर बैल के नेता पर बेतहाशा हमला करेगा तो इसका इस तरह का प्रभाव होगा। गर्जन। बर्बर बैल का सरदार दर्द से जोर से दहाड़ा और फिर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये जियाओ का हाथ भी उसके तुरंत बाद अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया। उसने एक बार फिर अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी थी, लेकिन उससे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी एक राउंड लड़ सकता है। मैं लगभग भूल ही गया था कि मेरे पास डुअल कोर है और मैंने ड्रैगन के आकार के कोर से किसी भी ऊर्जा का उपभोग नहीं किया है। ये जियाओ बुदबुदाया।
लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह जमीन पर बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद ये जियाओ ने एक बार फिर बर्बर बैलों के नेता की लाश को छोड़कर बर्बर बैलों की सभी लाशों को हेवनली पल के अंदर जमा कर दिया। उसे डर था कि अगर उसने इसे स्वर्गीय मोती के अंदर संग्रहित किया तो लिटिल येलो इसके लिए उससे लड़ेगा। लालच से खाना। ये जियाओ ने एक बार फिर निगलना शुरू कर दिया। उसके शरीर के अंदर बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा डाली गई थी। उसकी खाने की क्षमता के कारण उसे इसे परिष्कृत करने की भी आवश्यकता नहीं थी। स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य ड्रैगन की इस क्षमता के साथ वह स्वर्ग और पृथ्वी सहित किसी भी चीज को निगल सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास उस तरह की ताकत की जरूरत थी। अभी वह केवल लाशों से आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐसी किसी चीज को निगल सकता है जिसका अधिक मूल्य नहीं है। लेकिन एक दिन जब वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को पूरी तरह से विकसित कर लेगा तो उसकी खाने की क्षमता विकसित हो जाएगी और वह सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा कई चीजों को खा सकता है। खैर, उसे अभी भी तब तक इंतजार करने की जरूरत थी जब तक कि वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत की खेती पूरी नहीं कर लेता। ये जियाओ बर्बर बैलों के नेता की लाश को खा रहा था। उसकी खेती भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब उसने बर्बर बैलों के नेता की लाश को पूरी तरह से निगल लिया तो उसकी खेती मूलकोर क्षेत्र के मध्य दूसरे चरण में स्थिर हो गई। ये जियाओ ने अपनी आंखें खोली और स्वर्गीय मोती में प्रवेश किया। वह एक बार फिर खूबसूरत घास के मैदान में नजर आए। लेकिन जब ये जियाओ यहां आए तो उनका घास के मैदान की सुंदरता को संजोने का मूड नहीं था। वह तो बस बर्बर बैलों की लाशों को खाकर अपनी खेती बढ़ाना चाहता था। लेकिन जब वह यहां प्रकट हुआ तो उसने देखा कि बर्बर बैलों की सारी लाशें अब सूखी लाशों में बदल चुकी हैं। थोड़ा पीला। ये जियाओ तुरंत समझ गए ये किसने किया है। उसने अपने दांत भींच लिए और मुंह से 2 शब्द निकाले। तुम बस खाओ और कुछ मत करो। तुमने बर्बर बैलों की इतनी सारी लाशें खा ली तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेट का क्या हुआ? क्या आपके पेट के अंदर किसी प्रकार की विशेष जगह है? आप इतना खाते हैं तो ठीक है, लेकिन क्यों कोई फर्क नजर नहीं आता? आप अभी भी विकसित क्यों नहीं हुए? ये जियाओ को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने लिटिल येलो के बारे में कई बातें सोचना शुरू कर दिया था। छी, वह अभी भी लिटिल येलो के बारे में सोच रहा था और उसे अपने दिल में कोस रहा था कि अचानक उसे एक बेहद परिचित आवाज सुनाई दी। थोड़ा पीला। ये जियाओ ने पीछे मुड़कर लिटिल येलो को देखा। वह इत्मीनान से उसकी ओर चल रहा था। ये जियाओ इस पर शाप देना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं जब उसने लिटिल येलो को देखा। लिटिल येलो का कद बड़ा हो गया है। पहले ये केवल एक वयस्क की हथेली के आकार का था, लेकिन अब ये लगभग आधा मीटर का हो गया है। जब वह पहली बार लिटिल येलो से मिला तब भी वह थोड़ा डरपोक प्राणी था, लेकिन जैसे ही उसने उससे दोस्ती की लिटिल येलो बहुत साहसी हो गया। अब उसने घास के मैदान में दिखाई देने वाले सभी भोजन को खाने की भी हिम्मत की। इसने ये जियाओ के लिए बर्बर बैलों की एक भी लाश नहीं छोड़ी। लिटिल येलो में उसकी ऊंचाई के अलावा अन्य चीजें भी पहले से अलग थीं। उसकी हथेली के पिछले हिस्से, कमर, जांघ और कंधे की सतह पर अजीब धुंधली सुनहरी परतें उगने लगीं। लिटिल येलो, तुम विकसित हो गए हो। हा, आखिरकार इतना कुछ खाने के बाद तुम विकसित हो गए हो। ये जियाओ जोर से हंसा और जल्दी से लिटिल येलो के सामने आ गया। यह आभा। तो अब आप प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर हैं, लेकिन आपकी आभा मुझे ऐसा क्यों महसूस करा रही है कि आप अकेले ही तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर को मार सकते हैं। ये जियाओ को एक ऐसी आभा महसूस हुई जो प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर की है, लेकिन यह उन बर्बर बैलों के नेता की आभा से भी अधिक भयानक थी जिसके साथ उसने कुछ समय पहले लड़ाई की थी। अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि लिटिल येलो उसे आग्नेय नेत्रों से देख रहा था। अरे लिटिल येलो, क्या हो रहा है? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये जियाओ थोड़ा सा बंद हुआ और अंत में छोटे येलो से कहा। लिटिल येलो ने अपनी ची की आवाज भी नहीं निकलने दी। इसने सीधे अपने हाथ को बेल के एक जोड़े में बदल दिया और ये जियाओ की ओर बढ़ गया। आप
ये जियाओ चकमा देकर किनारे हो गया, लेकिन लिटिल येलो की बेल ने भी हवा में करवट ली और सीधे दोनों हाथों में छेद कर दिया। लिटिल येलो, तुम क्या कर रहे हो? ये जियाओ दर्द से चिल्लाया। तुम छोटे बच्चे की तरह किस लिए रो रहे हो? निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अचानक उसके मन में एक 4-5 साल की छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। ये जियाओ पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर अचानक उससे याद आया कि लिटिल येलो ने पहले भी उससे इसी तरह बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उसने बड़ी मुश्किल से बात की थी और उसकी आवाज साफ नहीं थी। लेकिन अब ये पहले से बिल्कुल अलग था। वह न केवल उसके हाथों में अपनी लता छेद कर उससे बात कर सकती है, बल्कि उस पर ताना भी कस सकती है। ऐसा करने से अब आप साफ साफ बात कर सकेंगे। ये जियो ने अवचेतन रूप से ये शब्द कहे। वह अभी भी सदमे में था। तो क्या? अब छोटे बच्चे की तरह मत रो। लिटिल येलो ने फिर उस पर ताना मारा। ये जियाओ भी अपने सदमे से उबर गया और उसने अपने दांत पीस लिए। लिटिल येलो, देखो मैं। ये जियाओ अभी भी अपने भाषण के बीच में था जब लिटिल येलो ने उसे रोका। पहली बात तो यह है कि मुझे लिटिल येलो कहना बंद करो। हाँ, मेरी त्वचा का रंग पीला है, लेकिन ये केवल अभी के लिए है, ठीक है? लिटिल येलो ने गुस्से में कहा। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? लिटिल येलो तुम्हारे लिए एकदम सही नाम है, ये जियाओ ने कहा। हम्फ, तुम क्या जानते हो? मुझे रानी कहो। लिटिल येलो ने अपनी बचकानी आवाज में फुसफुसाया। ये जियाओ की नजर में ये बहुत प्यारा लग रहा था। रानी। ये जियो ने ये शब्द दोहराया और हंसने लगे। हा हा हा, और आप कैसी रानी है? ये जियाओ थोड़ी देर हंसे और कहा। लिटिल येलो ने उसे गुस्से में देखा और कहा, मैं अभी भी बहुत छोटा हूं। मेरे और अधिक विकसित होने की प्रतीक्षा करें। हम्फ, एक दिन मैं पूरे जंगल को नियंत्रित कर सकता हूं। ध्यान से सुनो, मैं पौधों और पौधों के प्रकार के जीवन रूपों की रानी हूं। तुम इंसानों के शब्दों में तुम मुझे जंगल की रानी मान सकते हो। पौधों की रानी और पौधों के प्रकार के जीवन रूप। ये जियाओ ने बुदबुदाया और सदमे में कहा। आपने कहा था कि यदि आप अच्छी तरह से विकसित हो जाएं तो आप एक दिन पूरे जंगल पर कब्जा कर सकते हैं। ये जियाओ को लिटिल येलो की बातों पर कोई संदेह नहीं था। पहले दिन लिटिल येलो यहां आया, स्वर्गीय मोती की दुनिया में। इसने उन फूलों की प्रकृति को भी बदल दिया जो घास के मैदान में खिल रहे थे। एक साधारण प्राणी इस तरह का काम कैसे कर सकता है? वह अब द हेवनली पल का मालिक था। हालांकि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यह स्वर्गीय मोती उसका था और स्वर्गीय मोती के अंदर की सभी चीजें उसकी थीं। लेकिन फिर भी लिटिल येलो ने फूलों की प्रकृति बदलने के बाद उस पर कांटों से भी हमला किया। इस सब से साबित हो गया कि लिटिल येलो ने जो कहा वह सच था। हम्फ, एक जंगल की बात तो दूर, अगर मैं विकास करना जारी रखूं तो मैं इस दुनिया के सभी पौधों को भी नियंत्रित कर सकता हूं। लिटिल येलो ने फिर से गुर्राया और गर्व से सिर ऊंचा करके उसे जवाब दिया। इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित करें। ये जियाओ फिर से चौंक गया, लेकिन इस बार उसका झटका कुछ ऐसा था जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस स्थिति के बारे में सोचते ही जब एक अकेला प्राणी इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित कर रहा हो, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 105, लिटिल येलो की शर्तें। ये जियाओ को तब बहुत झटका लगा जब उसे पता चला कि एक दिन लिटिल येलो अगर विकसित होती रही तो पूरी दुनिया के पौधों को नियंत्रित कर सकती है। उस स्थिति के बारे में सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए जब एक अकेला प्राणी दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित कर रहा था। ये मामला वाकई बेहद चौंकाने वाला था। मैं सोच रहा हूं कि वह दृश्य कितना भव्य होगा जब इस दुनिया के सभी पौधे, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, चाहे वह एक ही पौधा हो या पूरा जंगल, लिटिल येलो के नियंत्रण में होंगे। वह उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सोचते ही वह तुरंत उत्तेजित हो गया। इससे उसे भी फायदा हो सकता है, आखिरकार वह लिटिल येलो का एकमात्र दोस्त है। जब लिटिल येलो उस बिंदु तक विकसित हो जाएगी जब वह इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित कर सकती है, उस समय यदि उसे किसी दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी की आवश्यकता होती तो वह लिटिल येलो को बताता और लिटिल येलो आसानी से उसके लिए वह औषधीय जड़ी बूटी प्राप्त कर सकता था। लिटिल येलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं ताकि तुम उस बिंदु तक विकसित हो जाओ जब तुम इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित कर सकते हो?
ये जियाओ ने उत्साह से पूछा। मुझे बुलाओ रानी। लिटिल येलो ने उस पर छींटाकशी की। हाँ हाँ मेरी रानी, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं ताकि तुम उस बिंदु तक विकसित हो जाओ जब तुम इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित कर सको। ये जियाओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस उसे रानी कहा और उसके तुरंत बाद उसने अपना प्रश्न दोहराया। हम्फ, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए विकसित होना बहुत आसान है? लिटिल येलो ने फिर से गुर्राया और कहना जारी रखा, मत भूलो, मुझे प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर बनने के लिए विकसित होने में तुम्हें कितना प्रयास करना पड़ा। जब ये जियो ने ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। जब उसने सोचा कि लिटिल येलो ने कितने सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जादुई जानवर को निगल लिया था और फिर अंततः वह विकसित हुई और फर्स्ट ग्रेड जादुई जानवर बन गई, तो उसका दिल दुखने लगा। और जब उसने फिर से सोचा कि उसने कितने जादुई जानवरों को लिटिल येलो को निगलने दिया है ताकि वह इस दुनिया के सभी पौधों को नियंत्रित करने के बिंदु तक विकसित हो सके, उस समय वह मुस्कुराया भी नहीं। इस समय उन्हें लगा कि लिटिल येलो को विकसित करने के मामले पर अब और चर्चा नहीं की जानी चाहिए। लिटिल येलो, कैसा रहेगा अगर तुम भी मेरे साथ बाहरी दुनिया में आओ ताकि हम दोनों एक साथ शिकार कर सकें? इस तरह हमारी ताकत भी तेजी से बढ़ेगी। ये जियाओ ने कुछ देर सोचा और अंत में कहा, मुझे रानी कहो। और नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। मुझे यहां रहना पसंद है। मुझे तुम्हारा वह जंगल बहुत पसंद है। तुम जाओ और इस रानी से जादुई जानवरों की ढेर सारी लाशें ले आओ ताकि मैं उन्हें खाकर विकसित हो सकूं। लिटिल येलो ने ऐसे स्वर में कहा जैसे वह ये जियाओ को उसे खाना पहुंचाने का आदेश दे रही हो। लिटिल येलो, अगर तुम शिकार करने के लिए मेरे साथ नहीं आना चाहते तो मुझसे किसी जादुई जानवर की लाश लेने के बारे में मत सोचना। ये जियाओ ने भी नाक भान सिकोड़ ली और हार नहीं मानी। वह लिटिल येलो को अपने साथ शिकार करने देने के लिए कृतसंकल्प था। हालांकि अभी लिटिल येलो केवल प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर है, उसकी ताकत किसी भी तरह से उससे कमतर नहीं है या शायद वह उससे भी अधिक मजबूत थी। एक और चीज थी और वह ये कि कोई भी जंगल लिटिल येलो के लिए घर की तरह होता है। लिटिल येलो की मदद से वह निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली जादुई जानवर का शिकार कर सकता है और इस तरह उसकी ताकत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। मुझे रानी कहो, यदि नहीं तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। लिटिल येलो गुस्से में बोली क्योंकि ये जियाओ उससे बार बार लिटिल येलो कह रहा था। ठीक है, ठीक है। कैसा रहेगा? अब से तुम जादुई जानवर का शिकार करने के लिए मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें रानी कहूंगा। यदि नहीं तो मुझे तुम्हें ये बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं हमेशा तुम्हें लिटिल येलो कहकर बुलाऊंगा। ये जियाओ ने भी एक कदम पीछे नहीं लिया। अरे, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रानी कहलाने के लिए मजबूर कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो? इसके बारे में सोचो भी मत। ये जियाओ मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन लिटिल येलो को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह मन ही मन हंस रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शिकार के लिए बाहर जाऊंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। अगर तुम मेरी दो शर्तें पूरी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा और वही करूंगा जो तुम मुझसे करने को कहोगे। लिटिल येलो ने कुछ देर सोचा और आखिरकार कहा, कौन सी दो शर्तें? बताओ। ये जियाओ ने उत्सुकता से लिटिल येलो की ओर देखा और पूछा। लिटिल येलो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह दिखती थी और उसकी आवाज भी 4 या 5 साल के बच्चे की तरह थी, लेकिन उसकी बुद्धि लगभग एक वयस्क के बराबर थी। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। लिटिल येलो, तुम किस तरह के राक्षस हो? मेरी पहली शर्त यह है कि इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं और आपके साथ शिकार करूं, आपको मुझे दूसरी रैंक के जादुई जानवर के रूप में विकसित होने देना होगा। लिटिल येलो ने उसकी ओर देखा और धूर्तता से मुस्कुराया। क्या? नहीं, यह असंभव है। मेरे पास अपनी खेती को कम से कम मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण तक बढ़ाने के लिए केवल 3.5 महीने बचे हैं। मेरे पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। यदि आप विकसित होना चाहते हैं तो आओ और मेरे साथ मिलकर शिकार करो। ये जियो ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। हम्फ, मेरे साथ बातचीत करना आपकी जगह नहीं है। यह मेरी शर्त है और अगर आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर सकते तो मुझे परेशान मत करो। और वैसे भी मुझे विकसित होने की कोई जल्दी नहीं है।
लिटिल येलो ने ठंड से सूंधा। वह अपनी बेल निकालने ही वाली थी कि ये जियाओ ने जल्दी से उसे रोक दिया। ये जियाओ ने नहीं सोचा था कि लिटिल येलो की प्रतिक्रिया इस तरह होगी। उसने उसे शर्तों पर समझौता करने का अधिकार भी नहीं दिया। वह सचमुच एक रानी की तरह व्यवहार कर रही थी। ठीक है, ठीक है। मैं आपकी पहली शर्त से सहमत हूं। अब बताओ, आपकी दूसरी शर्त क्या है? ये देखते हुए कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये जियाओ अंततः उसकी पहली शर्त पर सहमत हो गई। उसके पास वैसे भी कोई विकल्प नहीं था। लिटिल येलो की मदद से उनकी खेती में निश्चित रूप से तेजी से सुधार होगा। हे, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे ड्रैगन के रक्त सार की एक बूंद दो। लिटिल येलो ने ये जियो को अपनी दूसरी शर्त बताई, जिस पर ये जियो की प्रतिक्रिया इस प्रकार थी। मेरी लेडी क्वीन, क्या आपको लगता है कि ड्रैगन पहली और दूसरी श्रेणी के जादुई जानवर हैं, जो हर जगह पाया जा सकता है? और मान लीजिए मैं एक ड्रैगन ढूंढने में कामयाब रहा। क्या तुम सच में सोचते हो मुझमें अजगर से लड़ने और उसे मारने के लिए पर्याप्त ताकत है? ये जियाओ लिटिल येलो को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी अत्यंत बुद्धिमान मूर्ख को देख रहा हो। छोटा पीला, मुझे रानी कहो। मेरी गांड रानी। मुझे ड्रैगन कहाँ मिल सकता है, और अगर मैं उसे ढूंढने में कामयाब भी हो जाऊं, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझमें उससे रक्तसार की एक बूंद लेने की ताकत है? ये जियाओ अचानक गुस्से से भड़क उठा। अरे, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? मैं आपसे ड्रैगन की आभा महसूस कर सकता हूं। आपका निश्चित रूप से ड्रैगन के साथ कुछ लेना देना है। या हो सकता है कि आपके भीतर ड्रैगन का खून हो। लिटिल येलो ने सोचा कि ये जियाओ सिर्फ बहाना बना रहा था। ड्रैगन की रक्त रेखा? आप क्या कह रहे हैं? ये जियाओ पहले तो भ्रमित हो गया, लेकिन फिर उसे अचानक समझ आया कि लिटिल येलो ने महसूस किया होगा कि द हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन की आभा उससे निकल रही है और वह इसके बारे में बात कर रही थी। देखिए, आप अभी भी बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल अगर मैं विकसित होता और उस समय तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर बन जाता, तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि क्या आपके भीतर ड्रैगन का खून है या आपके पास इससे संबंधित किसी प्रकार का खजाना है। ड्रैगन, लिटिल येलो ने खर्राटे लेते हुए कहा। लिटिल येलो की इस क्षमता के बारे में जानकर ये जियाओ फिर से चौंक गया। ये सौभाग्य की बात है कि वह अभी तीसरी श्रेणी की जादुई जानवर नहीं है, अन्यथा कौन जानता है कि उसकी मांग क्या होती। थोड़ा चिल्लाओ। नहीं, रानी। हाँ, मेरी महिला रानी, मेरे पास वास्तव में किसी ड्रैगन का खून नहीं है। मैं सिर्फ एक साधारण युवक हूं जो एजियोर स्काई महाद्वीप में कहीं भी पाया जा सकता है। ये जियाओ ने जल्दी से कहा। वह लिटिल येलो को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं है, ताकि वह अपनी दूसरी स्थिति बदल सके। जैसा कि मैंने पहले कहा है, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं जो कुछ नहीं जानता? मैं आपको बता दूं, मेरी विरासत में मिली याददाश्त में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप इंसान किंवदंतियां मानते हैं। मैं उन चीजों के बारे में भी जानता हूं जो लाखों वर्षों से इस दुनिया से गायब हैं। हम्फ, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे आ रही ड्रैगन की आभा को महसूस कर सकता हूं, और इसका मतलब है कि तुम्हें निश्चित रूप से ड्रैगन के रक्तसार की एक बूंद चाहिए। लिटिल येलो ने जरा भी हल्ला नहीं मचाया और ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 106 बर्बरीक बुल्स किंग। हम्फ, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे ड्रैगन की आभा महसूस कर सकता हूं, और इसका मतलब है कि तुम्हारे पास निश्चित रूप से ड्रैगन के साथ कुछ संबंध है। मैं सिर्फ ड्रैगन के रक्तसार की एक बूंद चाहता हूं। मुझे वह लाओ और मुझे विकसित होने में मदद करो। दूसरे दर्जे का जादुई जानवर बनो और मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। लिटिल येलो ने थोड़ा सा भी शोर नहीं मचाया और ठंडे स्वर में कहा। देखने से ही वह अधीरता पा रही थी। लेकिन अगर ऐसा मामला है, तो क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मेरे पास ड्रैगन के रक्तसार को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं? ये जियाओ ने उत्सुकता से कहा। लिटिल येलो सोच में पड़ गई और काफी देर बाद उसने कहा, ठीक है, तुम्हें बस मेरी पहली शर्त पूरी करनी होगी। जहां तक मेरी दूसरी शर्त की बात है, तो बस मुझसे वादा करो कि तुम मुझे ड्रैगन के रक्तसार की एक बूंद दोगे। निकट भविष्य में आप इसे यथाशीघ्र प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता।
मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता हूँ। लिटिल येलो ने अपना सिर हिलाया और ये जियाओ के हाथों से अपनी लताएं वापस ले लीं। उसके बाद वे दो बेलें वापस उसके हाथ में बदल गईं। अब जब ये जियाओ उसकी शर्तों पर सहमत हो गया तो उसे लिटिल येलो के लिए बहुत सारा खाना तैयार करना होगा ताकि वह विकसित हो सके और तीसरी कक्षा की जादुई जानवर बन सके। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, ये जियाओ ने अनिच्छा से कहा क्योंकि वह बाहर जाकर अकेले शिकार नहीं करना चाहता था। लिटिल येलो के साथ मिलकर शिकार करने का उनका विचार सफल नहीं हुआ। अब उसे अकेले ही शिकार करना होगा। लिटिल येलो ने कुछ नहीं कहा, वह बस पीछे मुड़ी और जंगल की ओर चल दी। जब वह गायब होने वाली थी तो उसकी आवाज आई, ची ची। ये जियाओ ने उसकी ओर देखा और उसे कुछ इशारा करते हुए देखा। ध्यान से देखने पर उसे समझ आ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। अब से मुझे रानी कहो। हाँ, लिटिल येलो का यही कहना था। ये जियाओ ने अपने दिल में उसे कोसा और बस द हेवनली पल की दुनिया से विदा ले ली। ये जियो एक बार फिर घाटी में दिखाई दिया। वह अब यहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वह यहाँ से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन ठीक इसी समय उसे अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। ये जियाओ धीरे से पीछे मुड़ा और अपना सिर उठाया। उसने देखा कि एक बर्बर बैल खड़ा है और उसकी ओर ऐसी दृष्टि से देख रहा है मानो उसे फाड़ डालना चाहता हो। मोनांडिस को इसी क्षण घोर सन्नाटे का दौर शुरू हो गया। वह बर्बर बैल उसे देखता ही रह गया। इसने ये जियाओ के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। वह बस उसे शांति से देखता रहा, लेकिन ठीक इसी वजह से ये जियाओ ने हिलने की हिम्मत नहीं की। ये जियाओ को लगा कि यह बर्बर बैल वास्तव में बहुत भयानक है, उस घात लगाने वाले से भी अधिक भयानक जो उसे मारना चाहता था। वह घात लगाने वाला एक मार्शल किंग दायरे का मार्शल कलाकार था जिसने अभी अभी इस दायरे में प्रवेश किया था, लेकिन ये बर्बर बैल ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से इस दायरे में है। केवल एक ही बर्बर बैल है जो चौथी श्रेणी का जादुई जानवर हो सकता है, और वह बर्बर बैल ही वह है जिसने अन्य सभी बर्बर बैलों पर शासन किया। इसे बर्बर बैलों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। ये जियाओ जल्दी से उन तरीकों के बारे में सोचने लगा जो उसे बर्बर बैलों के राजा से बचा सकते थे, लेकिन वह ऐसे किसी भी तरीके के बारे में सोचने में असफल रहा। ये जियाओ ने भी सोचा था कि शायद वह अपने दिव्य ड्रैगन के पंखों और ड्रैगन के पंजे का उपयोग करके इस बर्बर बैल राजा से निपट सकता है, लेकिन फिर से वह निराश हो गया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह बर्बर बैल राजा से निपट सके। स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन द्वारा प्राप्त क्षमताओं का उपयोग करके उनके और बर्बर बैलों के राजा के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, जिसे केवल कुछ शक्तिशाली अतिरिक्त और विशेष क्षमताओं से भरना असंभव था। ये जियाओ ने सोचा शायद वह स्वर्गीय मोती के अंदर छिपकर खुद को बचा सकता है, फिर बाहर आकर वह क्या करेगा यदि बर्बर बैलों का राजा अभी भी यहाँ उसका इंतजार कर रहा होगा। उसे यह जानना आवश्यक था कि बर्बर बैलों का राजा पहले से ही यहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये किसी तरह से जानता था कि ये जियाओ यहाँ से गायब हो गया है और निश्चित रूप से यहाँ दिखाई देगा, और अपने विश्वास के कारण ये यहाँ ये जियो का इंतजार कर रहा था। ये जियाओ ने पहले ही बर्बर बैलों के दो समूहों को मार डाला था। उनके शासक के रूप में बर्बर बैल राजा इस मामले को इतनी आसानी से कैसे जाने देंगे। चाहे कुछ भी हो, ये निश्चित रूप से उसे मारने की कोशिश करेगा। इसलिए केवल एक ही विकल्प बचा था, जो कि बहुत जोखिम भरा विकल्प भी है, दौड़ना। ये जियाओ केवल एक ही संभावना के बारे में सोच सकता है जिससे वह मुश्किल से खुद को बचा सकता है, और वह था यहां से भाग जाना। दिव्य ड्रैगन के पंख। उसकी पीठ से पंखों का एक खूबसूरत जोड़ा निकला और वह तुरंत हवा में उछल गया और पूरी गति से उड़ने लगा। गर्जन। बर्बर बैलों के राजा ने जोर से दहाड़ लगाए और ये देखने के बाद कि ये जियाओ भाग रहा था, उसने अपना मुंह खोला और अचानक उसके मुंह से प्रकाश की एक किरण निकली जिसका सीधा निशाना ये जियो था जो हवा में उड़ रहा था। फक। ये जियाओ को अपने रास्ते में एक भयानक शक्ति आती हुई महसूस हुई। उसने आगे उड़ते हुए अपना सिर घुमाया और देखा कि प्रकाश की एक सफेद किरण बेहद तेज गति से उसकी ओर आ रही थी। यह इतना तेज था कि वह चाहकर भी बच नहीं सका। वह बस मुड़ा और उसे प्रकाश की एक सफेद किरण दिखाई दी जिससे उसे बहुत खतरनाक एहसास हुआ। ड्रैगन के पंजे।
ये जियाओ ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे अपने हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदल दिया। पर्वत ढहने वाली मुट्ठी। ये जियाओ ने अपनी माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट से प्रकाश की भयानक सफेद किरण पर हमला किया क्योंकि उसके पास बेहतर मार्शल आर्ट कौशल नहीं था। उनके पास हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल था जो कि सेक्रेड फिंगर आर्ट है, लेकिन उनकी निराशा के लिए यह एक विस्तृत क्षेत्र आक्रमण कौशल नहीं था। पवित्र उंगली कला के साथ वह केवल एक बिंदु पर हमला कर सकता है और यह सीधे उस बिंदु को छेद देगा, लेकिन यह उस बिंदु के पास के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। वह इस मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग प्रकाश की इस भयानक किरण के खिलाफ कैसे कर सकता है जो लगभग उसके सिर जितनी चौड़ी है। ये जियाओ ने अपनी बीस्ट फायर की मदद से माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट को अंजाम दिया। बूम! आह! ये जियाओ की पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी बर्बर बैलों के राजा की भयानक प्रकाश किरण से टकरा गई। जब दोनों के वार एक दूसरे के वार से टकराए तो जोरदार धमाका हुआ। ये जियाओ खुद को बचाने में सक्षम नहीं था। यहां तक कि जब उसका हमला प्रकाश की उस भयानक किरण से टकराया तब भी उसने ये जियाओ को बहुत प्रभावित किया। एक मेघ सांप के खिलाफ कैसे जा सकता है? यहां भी वही बात थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हाथों को ड्रैगन के पंजे में बदलने और उसकी जानवर की आग की मदद से माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट को अंजाम देने के बाद ये जियो की ताकत कितनी भी शक्तिशाली हो गई, वह अभी भी बर्बर बैल राजा के सामने बहुत कमजोर था। लेकिन हाँ, उसकी जानवर की आग और ड्रैगन के पंजे ने उसकी बहुत मदद की। उसके ड्रैगन के पंजे बर्बर बैलों के राजा द्वारा उस पर छोड़ी गई सफेद किरण की सारी शक्ति और भयानक शक्ति का सामना करते हैं, और इसकी वजह से ही वो खुद को बचा पाए और उनकी जान नहीं गई। अगर उसके हमले में कुछ भी कम होता या उसके हमले में थोड़ी भी ताकत कम होती तो अब तक वह मर चुका होता। ये जियाओ अपने और बर्बर बैल राजा के हमले की टक्कर के कारण हवा में रहते हुए ही बेहोश हो गया। उसके दोनों हाथ खून से भरे नहीं थे, लेकिन इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि उसके दोनों हाथों की त्वचा और मांस धीरे धीरे जंग खा रहा था और नीचे गिर रहा था। यह दृश्य देखने में बहुत भयानक लग रहा था। यदि ये जियाओ सचेत होता तो वह अपने हाथों को देखकर सचमुच भयभीत हो जाता। सौभाग्य था कि वह बर्बर बैल राजा के आक्रमण से टकराकर पहले ही बेहोश हो गया था। ये जियाओ भी आसमान से नीचे गिर गया, और वह सचमुच बहुत भाग्यशाली था कि जहां वह गिरा वहां एक नदी बहती थी। चपाक! उसके नदी में गिरने के बाद यही आवाज निकली थी, गर्जन। दूसरी तरफ जब बर्बर बैलों के राजा ने ये जियाओ को आसमान से गिरते हुए देखा, जबकि उसके हाथ की त्वचा और मांस भी उसके साथ ही क्षत विक्षत होकर गिर रहा था, तो वह अंतिम बार गर्व से जोर से दहाड़ा, फिर वह घूम गया और चला गया। ऐसा माना जाता था कि उसके हमले से टकराने के बाद ये जियो की मृत्यु हो गई और वह अपनी प्रिय प्रजा का बदला लेने में सफलतापूर्वक सक्षम हो गया। अब जब ये जियाओ मर गया तो यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये चला गया। अध्याय 107 स्वस्थ होना। ये जियाओ नदी के साथ बह गया। वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह पहले से ही बेहोश था। नदी अज्ञात दिशा में बह रही थी और बीच बीच में नदी में लहर की आवाज गूंज रही थी। वह नदी ये जियाओ को अपने साथ एक अज्ञात स्थान पर ले जाने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा और ये जियाओ का शरीर अभी भी नदी में तैर रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, ये जियाओ को नदी में तैरते हुए अब 1 सप्ताह हो गया है। इस दौरान अजीब सफेद ऊर्जा की अनगिनत लड़ियां उसके हाथों के चारों ओर घूम गईं। ये वास्तव में ड्रैगन के आकार के कोर की ऊर्जा थी जो 3 प्रकार की ऊर्जा के मिश्रण से बनी थी। जब ये जियाओ बेहोश हो गया और नदी में गिर गया तो यह ऊर्जा उसके डेंटियन से निकली और ये जियाओ के हाथों के चारों ओर घूमने लगी। इस वजह से उसके हाथ, जो पहले ही लगभग आधी त्वचा और मांस खो चुके थे, का क्षरण बंद हो गया। 1 सप्ताह के बाद ये जियाओ अंततः नदी के किनारे बह गया। संयोगवश 4 युवक युवतियां उधर से गुजर रहे थे। महिलाओं में से एक की नजर तेज थी और उसने ये जियाओ को देख लिया। ये 4 लोग थंडर क्लाउड संप्रदाय के नाम से जाने जाने वाले संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। महिला को लू जियाओरान कहा जाता था और उसके बगल में 2 युवक और 1 महिला थे। उनके सबसे बड़े भाई लू किंग, दूसरे बड़े भाई लू फैंग और तीसरी बड़ी बहन लू रेन थे। वरिष्ठ, वहां कोई व्यक्ति लेटा हुआ है।
लू जियाओरान ने ये जियाओ की ओर इशारा किया और पूछा। लू किंग और लू फैंग ने एक दूसरे को देखा और सतर्क होकर ये जियाओ की तरफ चले गए और कहा, यह आदमी बुरी तरह से घायल लग रहा है। ये पता चलने के बाद कि ये जियाओ बुरी तरह से घायल हो गया है, उन्होंने तुरंत ये जियाओ के शरीर की खोज शुरू कर दी। लू शियाओरन ने ये देखा और उदास स्वर में कहा, क्या हो रहा है? सबसे बड़ा भाई, दूसरा भाई, यह अच्छा नहीं है ना? इसमें अच्छा क्या नहीं है? वैसे भी वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल है और वह जल्द ही मर जाएगा। उसके शरीर पर जो बचा है उसे हमें दे देना बेहतर है। क्या आप अब हमारे थंडर क्लाउड संप्रदाय की स्थिति नहीं देख सकते? में भविष्य में खेती के संसाधन कम होते जाएंगे क्योंकि हम शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा अधिक से अधिक तीव्र होने लगी है, इसलिए हमें अपने लिए योजनाएं बनानी होंगी। मुझे लगता है कि आप इस तरह के नहीं होंगे, भविष्य में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, लू किंग ने कहा। जब लू शियाओरन ने उसकी बात सुनी तो वह भौचक्की रह गई और चुप हो गई क्योंकि उसके सबसे बड़े भाई ने जो कहा वह सच था। बेचारा आदमी, उस पर कुछ भी नहीं है, लू फैंग गुस्से में बोला। लू किंग और लू रैन भी ये जियाओ के शरीर पर कुछ भी ढूंढने में असफल रहे। इस समय लू जियाओरान की नजर ये जियाओ की उंगलियों पर पड़ी और वहां उसने एक अंगूठी चमकती हुई देखी। स्थानिक वलय। लू जियाओरान ने तुरंत पहचान लिया कि यह वास्तव में एक स्थानिक अंगूठी थी, लेकिन उसने इस स्थानिक अंगूठी को लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उसने अपने वरिष्ठ भाइयों और बहन का ध्यान भटकाने की कोशिश की। वरिष्ठों, चलो यहां से चलते हैं क्योंकि इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। अगर हम यहां अधिक समय तक रुके तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। उसकी बात सुनने के बाद अन्य लोगों ने सोचा कि लू शियाओरान जो कह रहा है वह सच है, इसलिए वे अब यहां नहीं रहने के लिए सहमत हो गए और चले गए। लू शियाओरान भी मुड़ी और अपने वरिष्ठ भाइयों और बहन के साथ चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी उंगली तोड़ दी और एक अज्ञात गोली निकली और सीधे उसके मुंह में चली गई। वे चारों चले गए। कुछ देर बाद ये जियाओ भी जाग गया। जब वे चारों यहां उसका सामान लेने के बारे में बात कर रहे थे, उस समय वह थोड़ा होश में था और तभी अचानक एक गोली उसके मुंह में आ गिरी। उसने बड़ी मुश्किल से वह गोली निली क्योंकि वह आंशिक रूप से ही होश में था। उस गोली को निगलने के बाद उसे तुरंत महसूस हुआ कि वह अपनी ताकत वापस पा रहा है और उसका दिमाग भी साफ होने लगा। आखिरकार वह जाग गया। लू जियाओरान, थंडर क्लाउड संप्रदाय। ये जियाओ ने ये दो नाम बुदबुदाए। जब वह अभी भी आंशिक रूप से सचेत था, उसने ये दो नाम सुने। वह पिछले समूह के लोगों की बातचीत स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा था, लेकिन वह इन दो नामों को अभी भी स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। उसने ये भी अनुमान लगाया था कि लू जियाओरान ही वह व्यक्ति था जिसने उसकी मदद की थी। मैं आपकी दयालुता को याद रखूंगा और भविष्य में अगर हम दोबारा मिले तो मैं इस एहसान का बदला चुकाऊंगा। ये जियाओ ने अपने दिल में कसम खाए। वाह! वूश ध्वनि के साथ वह जहां था वहां से गायब हो गया। अंडस्को स्वर्गीय मोती की दुनिया। अंडस्को घास के मैदान के बीच में 4 दिशाओं में जाने वाले जेड पथ पर एक आकृति अचानक प्रकट हुई। इस आकृति के हाथ विकृत थे और बहुत भयानक लग रहे थे। ये जियाओ नहीं तो कौन हो सकता है? ये जियो एक बार फिर स्वर्गीय मोती की दुनिया में आ गया। वह जेड लोट्स की ओर चला और जेड लोट्स में से एक को तोड़ लिया। बिना अधिक समय बर्बाद किए उसने जेड लोट्स को अपने मुंह में कुचल लिया और निगल लिया। जेड लोट्स को निगलने के तुरंत बाद उसके शरीर के अंदर गर्म ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया, चाहे वह शारीरिक चोट हो, आंतरिक चोट हो या छिपी हुई चोट हो। इसने उसके शरीर पर लगी हर एक चोट को ठीक करना शुरू कर दिया। उनके हाथ भी ठीक होने लगे। उसके दोनों हाथों का मांस सुधरने लगा। प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन फिर भी उसका हाथ जो पहले से ही कंकाल के हाथों की तरह बन गया था, उसने अपने मांस को सुधारना शुरू कर दिया। ये जियाओ ने एक बार फिर जेड लोट्स निगल लिया। अतिरिक्त जेड लोट्स की मदद से उनकी ठीक होने की गति अचानक बढ़ गई। कुछ ही समय बाद उसके दोनों हाथ बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। ये जियाओ ने उसके सामने अपने हाथ उठाए और कुछ हस्त मुद्राओं का अभ्यास किया। ये देखकर कि कोई और चोट नहीं आई और सब कुछ पहले जैसा हो गया, उसने राहत की सांस ली।
धिक्कार है बर्बर बैल राजा, एक दिन मैं वापस आऊंगा और निश्चित रूप से लिटिल येलो को उसके भोजन के रूप में तुम्हारी लाश के साथ परोसूंगा। ये जियाओ ने अपने दिल में बर्बर बैलों के राजा को कोसा। जब उसने बर्बर बैल राजा के बारे में सोचा तो उसका हृदय तुरंत क्रोध से भर गया। इस समय वह अपनी ताकत बढ़ाने और बर्बर बैल राजा से बदला लेने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। ग्रर अचानक ये जियाओ के पेट से आवाज निकली, क्योंकि इससे ये जियो को याद आया कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसे तुरंत महसूस हुआ कि भूख उस पर हमला कर रही है। ये जियो एक बार फिर बाहरी दुनिया में प्रकट हुआ, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और स्वर्गीय मोती में कुछ भी नहीं था जिसे वह खा सके। भविष्य में मैं हेवनली पल के जंगल में कुछ जादुई जानवरों को पालूंगा। फिर अगर भविष्य में मुझे फिर से भूख लगी तो मैं उन्हें खा सकता हूं। हे। ये जियाओ ने सोचा और मुस्कुराने लगा। जब ये जियाओ एक बार फिर बाहरी दुनिया में आया तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ कोई जंगल नहीं था। उसे अब भी याद है कि वह बर्बर बैलों के राजा से भाग रहा था, और जब बर्बर बैलों के राजा ने उस पर हमला किया तो उसने अपनी जानवर की आग की मदद से माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट को मार डाला, लेकिन उसके बाद भी वह खुद को बचाने में असमर्थ रहा और बेहोश हो गया। बर्बर बैलों के हमले को सीधे झेलना। बेहोश होने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, और अब जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, शायद मुझे कोई जगह मिल जाए जहाँ मैं खा सकूं और अपनी भूख शांत कर सकूं। ये सोचने के बाद ये जियाओ सीधे चलना शुरू कर दिया। वह अधिक देर तक नहीं चला, तभी उसे अपने से कुछ दूरी पर एक शहर की दीवार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई शहर हो। ये जियाओ बुदबुदाया और शहर की दीवार की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक विशाल द्वार देखा जो इस नगर में प्रवेश करने का द्वार था। वह गेट की ओर चला गया और लाइन में खड़ा हो गया, क्योंकि वहां कई अन्य लोग लाइन में खड़े थे और उनका इरादा भी उसके जैसा ही था, क्योंकि वे भी इस शहर में प्रवेश करना चाहते थे। ये जियाओ सच में भूखा था और वह इस समय बस कुछ खाना चाहता था। इस वजह से उन्होंने किसी से इस शहर का नाम पूछने के बारे में भी नहीं सोचा। वह वहीं लाइन में लग गया। कुछ समय बाद शहर में प्रवेश करने की उसकी बारी थी। वहां रुके। जैसे ही वह शहर में प्रवेश करना चाहता था, उसने अपनी बाईं ओर से एक ठंडी आवाज सुनी। वह रुका और बाईं ओर मुड़ गया। उसने देखा कि दो गार्ड उसे उदासीनता से देख रहे थे। 1000 सोने के सिक्के। सिटी गार्ड में से एक ने कहा। क्या? ये जियाओ को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। उसने पलट कर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अध्याय 108 फीनिक्स रेस्तरां। ये जियाओ बहुत भूखा था और इस समय वह कुछ खाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। इस वजह से जब शहर में प्रवेश करने की उसकी बारी आई तो वह सीधे शहर में प्रवेश करने के लिए विशाल द्वार को पार कर गया। वहां रुके। जैसे ही वह शहर के फाटक से गुजरा, उसने अपनी बाईं ओर से एक ठंडी आवाज सुनी। वह रुका और बाईं ओर मुड़ा और देखा कि दो गार्ड चेहरे पर ठंडे भाव के साथ उसकी ओर देख रहे थे। 1000 सोने के सिक्के। सिटी गार्ड में से एक ने कहा। क्या? ये जियाओ को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। उसने पलट कर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। यदि आप साउथवुड सिटी में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको 1000 सोने के सिक्कों का भुगतान करना होगा। क्या आप हमारे शहर के नियमों को नहीं जानते हैं? यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो जल्दी करें और भुगतान करें, अन्यथा खो जाएं। गार्ड ने उस पर व्यंग्य किया। ये जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह यहाँ किसी भी प्रकार की अशांति पैदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे नियमों के बारे में नहीं पता था। यहाँ कृपया इसे स्वीकार करें। ये कहने के बाद ये जियो ने 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकाले और दोनों गार्डों को दे दिए। आत्मा पत्थर। न केवल गार्ड बल्कि उपस्थित सभी लोग जो स्पिरिट स्टोन के बारे में जानते थे, आश्चर्य से जोर से चिल्लाए। एक गार्ड ने मुस्कुराते हुए जल्दी से उन 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को ले लिया और कहा, हाँ, अब आप जा सकते हैं।
ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन शहर के अंदर जाने के बजाय उसने पूछा, भाई क्या आप किसी सराय या रेस्तरां को जानते हैं जहां मैं खा सकता हूं और अपनी भूख मिटा सकता हूं? उपस्थित सभी लोग एक अजीब सी धुंध से उसकी ओर देखने लगे। जिस गार्ड ने उससे स्पिरिट स्टोन लिया था वह थोड़ी देर बाद चुप हो गया और बोला, अगर आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो आप फीनिक्स रेस्तरां जा सकते हैं, क्योंकि यह वह जगह है जहां आप सबसे अच्छा खा सकते हैं। धन्यवाद भाई जी। ये जियाओ ने गार्ड को धन्यवाद देने के बाद जाने का इरादा करते हुए वापस मुड़ गया, लेकिन जैसे ही वह जाना चाहता था उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, रुकना, क्या आपको कुछ चाहिए? ये जियाओ रुका और अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने फिर पलटकर उस गार्ड की आंखों में देखा और पूछा। जब ये जियाओ ने उसकी आंखों में देखा तो उस गार्ड को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ देर रुकने के बाद गार्ड शांत हो गया और ये जियाओ की ओर देखकर मुस्कुराया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि उस रेस्तरां में कीमत बहुत अधिक है, लेकिन अगर आप कुछ छूट चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यह जब ये जियो ने ये सुना तो वह तुरंत समझ गया कि यह गार्ड उससे कुछ लाभ चाहता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब गार्ड ने ये जियाओ को बिना किसी शर्त के शहर में प्रवेश करने के लिए भुगतान करने के लिए निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकालते देखा तो वह लालची हो गया। उसने सोचा कि ये जियाओ के पास निश्चित रूप से अधिक स्पिरिट स्टोन होंगे। ये सोचकर पहरेदार के मन में लालच आ गया। जब ये जियाओ ने उससे एक जगह मांगी जहां वह कुछ खा सके तो उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वह ये जियाओ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे निराशा हुई। ये जियाओ ने उसे मना कर दिया। कीमत मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ये वाक्य कहने के बाद ये जियाओ मुड़ा और वहां से चला गया। जब दोनों गार्डों ने ये जियाओ को ये कहते सुना तो कीमत कोई समस्या नहीं है, उनकी आंखें तुरंत चमक उठी। उनकी नजर में उनका अनुमान सही था। ये जियाओ के पास वास्तव में अधिक पैसा था। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो उन्हें समझ आ गया हो कि दूसरा गार्ड क्या कहना चाहता है। दोनों ने सिर हिलाया और उनमें से एक तुरंत उनके पास से चला गया। कुछ लोग जो सामने थे और उन्होंने यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे देखा, वे समझ गए कि ये जियाओ मुसीबत में है। उन्होंने दया से सिर हिलाया और वही करने लगे जो पहले कर रहे थे। ये जियाओ उनका रिश्तेदार नहीं था और वे नहीं जानते थे कि ये जियो कौन था, इसलिए वे केवल ये जियाओ के भाग्य पर दया कर सकते हैं। ये जियाओ एथेरमैन से यहाँ आने का रास्ता पूछकर फीनिक्स रेस्तरां के सामने आया। ये 3 मंजिलों वाली त्रिकोणीय आकार की इमारत थी। इसका द्वार लंबाई में 3 मीटर और चौड़ाई लगभग 2 मीटर थी। इसके गेट के ऊपर 2 अक्षर लिखे हुए थे जो लाल रोशनी से चमक रहे थे। वो 2 शब्द थे, फीनिक्स रेस्तरां। इस रेस्टोरेंट के गेट के सामने 2 गार्ड भी खड़े थे, लेकिन शहर के फाटकों पर पहरेदारों के विपरीत ये दोनों पहरेदार अपने ग्राहकों का स्वागत करने के लिए यहाँ थे। फीनिक्स रेस्तरां में आपका स्वागत है। जब ये जियाओ रेस्तरां में प्रवेश करने वाला था तो उन 2 गार्डों ने सिर झुकाकर उसका स्वागत किया। ये जियाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया। 2 गार्डों में से एक ने कहा, प्रिय ग्राहक, आप केवल पहली मंजिल पर खाना खा सकते हैं यदि आपकी ताकत मार्शल किंग दायरे तक नहीं पहुंची है। केवल मार्शल किंग दायरे या उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों को ही दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति है। ये जियाओ ने जब ये सुना तो वह चौंक गया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि अलग अलग मंजिलों पर खाने के लिए भी ऐसी स्थितियां हैं। उसने बस सिर हिलाया और पूछा, तीसरी मंजिल के बारे में क्या? तीसरी मंजिल पर केवल विशेष अतिथि जैसे शहर के राजा या किसी बड़े परिवार के मुखिया को सेवा दी जाती थी। ये सामान्य और स्थानीय लोगों के लिए नहीं है, एक गार्ड ने विनम्रता से उत्तर दिया। ये जियाओ ने इस बार कुछ नहीं कहा। वह पहले से ही बहुत भूखा था, इसलिए अधिक समय बर्बाद किए बिना उसने गार्ड की ओर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अंदर चला गया। इस समय वह केवल खाना चाहता था, इसलिए उसे एक खाली टेबल मिली और वह वहां बैठ गया। कुछ देर बाद एक अटेंडेंट आया और उसे रेस्तरां का मेन्यू दिया। ये जियाओ का अटेंडेंट से मेनू लेने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस इतना कहा, मुझे वह सर्वोत्तम दो जो तुम यहाँ परोसते हो और शराब का एक जार।
उस परिचारक ने उत्सुकता से ये जियाओ के चेहरे की ओर देखा। बिना एक शब्द कहे उसने अपना सिर हिलाया और ये जियाओ के लिए खाना लाने चला गया। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगा, उसके बाद वह परिचारक ये जियाओ का भोजन और शराब का एक जार लेकर लौटा। यहाँ सबसे अच्छी चीज है जो हम पहली मंजिल पर परोसते हैं और सामान्य वाइन का एक जार है, परिचारक ने आदरपूर्वक कहा और जाने के लिए मुड़ा। इंतजार। ये जियाओ ने परिचारक को रोका और कहा, सामान्य शराब के जार से आपका क्या मतलब है? अगर यहाँ कोई बेहतर शराब है तो वह शराब मेरे पास लाओ। सर, यहाँ सचमुच बेहतर वाइन है, लेकिन वह केवल दूसरी मंजिल के ग्राहकों के लिए है। पहली मंजिल के ग्राहक केवल साधारण वाइन का आनंद ले सकते हैं। परिचारक ने मुस्कुराते हुए उसे सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ओह, और दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए मेरे पास कम से कम मार्शल किंग क्षेत्र की ताकत होनी चाहिए, ठीक है? ये जियाओ समझ गया कि परिचारक ने क्या कहा। जी श्रीमान, अगर मैं मार्शल किंग रियलम विशेषज्ञ नहीं हूं और खाना खाने के लिए दूसरी मंजिल पर जाना चाहता हूं, तो क्या कोई रास्ता है? ये जियाओ ने फिर से पूछा जब वह अपना खाना खा रहा था। वह पहले से ही बहुत भूखा था। जब खाना परोसा गया तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और खाना खाने लगा। जब ये जियाओ खाना खा रहा था और बात कर रहा था, तो परिचारक ने उसे अजीब नजरों से देखा। ये जियाओ को इस तरह देखकर वो ये जियाओ के सवाल का जवाब देना भी भूल गया। जब ये जियाओ ने कोई उत्तर नहीं सुना तो उसने अपना सिर उठाया और परिचारक की आंखों में अजीब भाव देखा। वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था और उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। खांसी खांसी। ये जियाओ को शर्मिंदगी के कारण 2 बार खांसी हुई और परिचारक भी सामान्य स्थिति में आ गया। अटेंडेंट ने फिर चेहरे पर मुस्कान ला दी और कहा, अगर आप दूसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं तो वास्तव में एक और रास्ता है। आप एक मार्शल किंग रियलम मार्शल आर्टिस्ट के साथ आ सकते हैं। यदि कोई मार्शल किंग रियलम मार्शल आर्टिस्ट आपके साथ आएगा तो आपको उसके साथ दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि नहीं तो केवल विशेष अनुमति प्राप्त करके ही फीनिक्स रेस्तरां के मालिक या हमारे प्रबंधक, क्या आप व्यंजनों का आनंद लेने के लिए दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं? परिचारक का उत्तर सुनने के बाद ये जियाओ ने बस अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी उंगली हिलाई और एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट पत्थर परिचारक की ओर उड़ गया। उस परिचारक ने देखा कि एक प्रकाश उसकी ओर चमक रहा है। उसने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया और उस रोशनी को पकड़ लिया। जब उसने अपना हाथ खोला तो उसे हल्के नीले रंग का एक क्रिस्टल दिखाई दिया जो उसकी हथेली पर चमक रहा था। आत्मा पत्थर। उस परिचारक ने लंबी सांस ली और फिर ये जियाओ की ओर पूजा भरी दृष्टि से देखा। अध्याय 109। प्रबंधक मां। अपनी उंगली के एक झटके से ये जियाओ ने परिचारक की ओर उड़ते हुए एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट पत्थर भेजा। परिचारक ने उस स्पिरिट स्टोन को पकड़ लिया और उसे देखा। आत्मा पत्थर। वह मदद नहीं कर सका लेकिन सदमे में बोला। उसने अपना सिर दाएं बाएं घुमाया और ये देखकर कि कोई उसकी ओर नहीं देख रहा, उस परिचारक ने राहत की लंबी सांस ली और झट से उसे एक थैली में रखकर अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। ये सब करने के बाद उसने ये जियाओ की ओर पूजा भरी दृष्टि से देखा और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। यदि कुछ और है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक मैं उत्तर जानता हूं मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। ये पहली बार था जब किसी ने उन्हें टिप के तौर पर स्पिरिट स्टोन दिया था। एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट पत्थर 100 सोने के सिक्कों के बराबर होता है, लेकिन अगर कोई निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर के बदले 200 सोने के सिक्के भी बदलना चाहे तो भी कोई नहीं बदलेगा। स्पिरिट स्टोन बहुत मूल्यवान और दुर्लभ संसाधन है जो उनकी खेती में मदद करते हैं। इस वजह से कोई भी अपने स्पिरिट स्टोन को सोने के सिक्कों से बदलना नहीं चाहता, और यह स्पिरिट स्टोन उसे वैसे ही दिया गया था। उन्होंने ये जियाओ के कुछ सामान्य सवालों के जवाब देने के अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है, आप जा सकते हैं। ये जियाओ मुस्कुराया और परिचारक को उत्तर देने के बाद अपने भोजन का आनंद लेने में व्यस्त हो गया। ओह, उस परिचारक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सर, मैं आपको हमारे फीनिक्स रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति देने के बारे में मैनेजर से बात करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है। ये जियाओ ने ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। इस समय उसका सारा ध्यान अपने भोजन पर था। ये पहली बार था जब उसे इतनी भूख लगी थी। उसे यह नहीं पता था कि पहले उसे इतनी अधिक भूख क्यों लगी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह नहीं खाएगा तो भूख के कारण निश्चित रूप से मर जाएगा। इस तरह की मौत वाकई अपने आप में बेहद शर्मनाक मौत है। ये जियाओ अभी मरना नहीं चाहता था क्योंकि उसने अभी अभी अपना नया जीवन प्राप्त किया है। इस तरह की मौत की तो बात ही छोड़ दें। जब ये जियाओ खाना खा रहा था तो वह परिचारक अपने प्रबंधक के पास गया। दस्तक दस्तक, अंदर आए। जब अटेंडेंट ने दूसरी मंजिल पर एक प्राचीन दिखने वाले दरवाजे पर दस्तक दी तो उस दरवाजे के दूसरी ओर से एक आवाज आई जिसने उस अटेंडेंट को उस कमरे के अंदर आने की अनुमति दे दी। वह परिचारक दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर चला गया। इस कमरे में एक बड़े बिस्तर, लगभग 2 मीटर लंबी एक आयताकार मेज और मेज के चारों ओर रखी कुछ कुर्सियों के अलावा कुछ भी नहीं था। मेज पर कई तरह के फल रखे थे लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। बड़े बिस्तर पर लंबी दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिस पर काले और सफेद बालों का मिश्रण था, इत्मीनान से बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह परिचारक को देख रहा था जबकि उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथ की हथेली उसकी ठुड्डी को सहारा दे रही थी, जिससे उसे अपना सिर उठाने में मदद मिल रही थी। वरिष्ठ माँ। वह परिचारक डर के मारे कांप रहा था क्योंकि उसके सामने बिस्तर पर जो अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था वह अद्भुत विशेषज्ञ था। वह वास्तव में मार्शल सम्राट क्षेत्र के तीसरे चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट थे। वह 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं और एजियो ड्रैगन देश के राजा से भी अधिक शक्तिशाली था। यदि ये जियाओ यहाँ होता तो वह ये देखकर चौंक जाता कि एक रेस्तरां का प्रबंधक वास्तव में एजियो ड्रैगन कंट्री के सभी विशेषज्ञों से अधिक मजबूत था। ये काफी चौंकाने वाला था। अटेंडेंट डर के मारे कांपते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर झुका जिसे वह मैनेजर माँ कहकर बुलाता था। हम। मैनेजर माँ ने अपने गले से धीमी आवाज निकालते हुए कहा, क्या बात है? मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारे फीनिक्स रेस्तरां में कोई बड़ी हस्ती खाना खाने आएगी तो ही आप आकर मुझे परेशान कर सकते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मैं तुम्हें अवश्य दंड दूंगा। जब उसके सामने उपस्थित सेवक ने ये सुना तो वह कांपने लगा। उसे सिर उठाने की हिम्मत न हुई। उसने अपनी निगाहें जमीन पर रखी और आदरपूर्वक कहा, मैनेजर माँ, पहली मंजिल पर एक ग्राहक है जो दूसरी मंजिल पर जाकर वहां के व्यंजनों का आनंद लेना चाहता है। वह मार्शल किंग रियलम मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन उसके पास स्पिरिट स्टोन है। मैं मैनेजर माँ को इस बारे में सूचित करने के लिए यहाँ आया था क्योंकि मुझे लगा कि यह मामला महत्वपूर्ण है, तो कृपया मुझे मैनेजर माँ को दंडित करें। उस अटेंडेंट ने यहाँ अपनी भूमिका निभाई। उसे पहले से ही पता था कि उसकी बात सुनकर मैनेजर माँ जरूर खुश हो जाएंगी। उसे सजा देना तो दूर, वह प्रबंधक माँ से लाभ भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। उनका अनुमान गलत नहीं था। जब फीनिक्स रेस्तरां के प्रबंधक ने सुना कि एक ग्राहक, जिसके पास स्पिरिट स्टोन है, रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर जाकर वहां के व्यंजनों का आनंद लेना चाहता है, तो वह तुरंत अपने बिस्तर से कूद गया और उस परिचारक के सामने पहुंच गया। पलक झपकते ही थंप। अटेंडेंट बहुत डर गया और जमीन पर बैठ गया जब मैनेजर माँ अचानक भूत की तरह बिस्तर से उसके सामने आ गई। खड़े हो जाओ। वह अटेंडेंट मैनेजर माँ को देखता रहा। इस समय उसकी अभिव्यक्ति सचमुच बहुत मूर्खतापूर्ण लग रही थी, और उसके चेहरे से शायद उसने ये भी नहीं सुना कि मैनेजर माँ ने उसे कब खड़े होने के लिए कहा। वह बस मैनेजर माँ की ओर देखता रहा और उसके पूरे चेहरे पर भय अंकित हो गया। मैंने कहा खड़े हो जाओ, मैनेजर माँ ठंडी आवाज में चिल्लाईं। हाँ, धन्यवाद मैनेजर माँ। जब अटेंडेंट ने मैनेजर माँ को चिल्लाते हुए सुना तो वह इतना डर गया कि उसने लगभग अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। वह झट से खड़ा हुआ और सामने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को धन्यवाद दिया। अगर तुमने जो कहा वह सच नहीं है तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। मैनेजर माँ ने अटेंडेंट को धमकाया, जबकि वह उसकी आंखों में देखता रहा जैसे कि अटेंडेंट के हाव भाव से कोई दोष निकालना चाहता हो। मैनेजर माँ, मैंने जो कहा वह निश्चित रूप से सच है, उस अटेंडेंट ने पूरे आत्मविश्वास से कहा।
मैनेजर माँ ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, अगर तुमने जो कहा वह सच है तो तुम्हें इस महीने 2 गुना वेतन मिल सकता है, लेकिन अगर यह झूठ है तो मेरा विश्वास करो, मैं निश्चित रूप से अपनी बात रखूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। जब परिचारक ने ये सुना तो वह इतना उत्तेजित हो गया कि लगभग उछलने लगा। लेकिन अचानक उसके दिल में डर का आभास भी हुआ। क्या होगा यदि उस ग्राहक के पास और कोई स्पिरिट स्टोन न हो? जब यह प्रश्न उसके हृदय में उपस्थित हुआ तो वह फिर भयभीत हो गया और भय से कांपने लगा। वह मैनेजर माँ से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि मैनेजर माँ इस कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। वह समझ गया कि मैनेजर माँ पहले ही उस ग्राहक को ढूंढने गया था। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला और पहली मंजिल पर नीचे चला गया। वहां उसने देखा कि मैनेजर माँ खड़े होकर सभी ग्राहकों को उत्सुक दृष्टि से देख रहे हैं। वह उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की कोशिश कर रहा था जिसके पास स्पिरिट स्टोन हो सकते हैं, लेकिन वह ढूंढने में असफल रहा। ठीक इसी समय वह परिचारक भी लौट आया। वह ग्राहक कौन है? मैनेजर माँ ने धीरे से लेकिन ठंडे स्वर में पूछा। वह एक परिचारक ने ये जियाओ की ओर इशारा किया जो खाना खाने में व्यस्त था। वो जो ऐसे खा रहा है जैसे बरसों से खाया ही न हो। जब मैनेजर माँ की नजर ये जियाओ पर पड़ी तो वह उसे इस तरह खाते हुए देखकर काफी हैरान हो गए। जब अटेंडेंट ने उन्हें पुष्टि की कि रेस्तरां की पहली मंजिल पर एक ग्राहक है जिसके पास स्पिरिट स्टोन है, तो मैनेजर माँ ने उसे कुछ बड़े लोगों के रूप में कल्पना की, जिनके पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है जो उनका समर्थन कर रही है। लेकिन उसकी वह कल्पना तब चकनाचूर हो गई जब उसने ये जियाओ को देखा जो भिखारियों की तरह खाना खा रहा था और उसके कपड़े भी कुछ कुछ फटे हुए थे। संक्षेप में, इस समय ये जियाओ बिल्कुल सड़क किनारे भिखारी की तरह दिख रहा था। हाँ, मैनेजर माँ, वह वही है। उस अटेंडेंट ने फिर उसकी पुष्टि की। उस परिचारक को भी इस समय शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वह ही दावा कर रहा था कि ये जियाओ के पास स्पिरिट स्टोन है। वह ये भी समझ गया कि मैनेजर माँ इस समय क्या सोच रहा था। मैनेजर माँ ने पहले अटेंडेंट की ओर देखा और फिर उसने ये जियाओ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। काफी समय के बाद भी वह खुद को यह विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि ये जियाओ ही वह व्यक्ति है जिसके पास आत्मा के पत्थर हैं। आखिरकार ये जियाओ बहुत युवा और भोली लग रही थी। बेशक वह बहुत छोटा है। आखिर वह केवल 16 वर्ष का है। अध्याय 110 जन्म लेने के लिए खजाना। जब ये जियाओ ने अपना भोजन समाप्त किया तो उसने 2 लोगों को उसकी ओर आते देखा। उनमें से एक पिछला अटेंडेंट था और दूसरा एक अधेड़ उम्र का आदमी था। नमस्कार प्रिय ग्राहक, मैं इस फीनिक्स रेस्तरां का प्रबंधक हूं। आप मुझे प्रबंधक माँ कह सकते हैं। मैंने सुना है कि आप वहां के व्यंजनों का आनंद लेने के लिए दूसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं। क्या ये सच है? ये जियाओ के सामने पहुंचने के बाद मैनेजर माँ ने बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और पूछा कि क्या ये सच है कि वह फीनिक्स रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं। ये जियाओ ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे वास्तव में बहुत दिलचस्पी है। प्रबंधक माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए फीनिक्स रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर जाना असंभव नहीं है, लेकिन एक विशेष शुल्क है जिसे आपको पहले भुगतान करना होगा यदि आप वहां जाना चाहते हैं जब आपके पास न हो आवश्यक शक्ति। ओह, कितना! ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी क्योंकि उसे लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये पहली बार था जब उसने किसी रेस्तरां में ऐसे नियम देखे। यह अधेड़ उम्र का आदमी इस रेस्तरां का प्रबंधक था, लेकिन जब उसने सुना कि ये जियो रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर जाना चाहता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने आया। उसने अटेंडेंट की ओर देखा और फिर मैनेजर माँ की ओर देखा। मानो उसे कुछ समझ में आ गया हो, उसने एक हल्की आह भरी और बुदबुदाया, मुझे इस परिचारक को निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का टुकड़ा नहीं देना चाहिए था। ये जियाओ ने पहले ही बहुत कुछ खा लिया था, इसलिए उसने कहा, शायद अगली बार। मैं पहले ही भरपेट खा चुका हूं। चूंकि यह साउथवुड सिटी में मेरा पहला मौका है, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकूंगा। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा उस समय मैं इस रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर जाना चाहता था। जब मैं खाना खा रहा था तो मैंने कई लोगों को ये बात करते हुए सुना कि दूसरी मंजिल पहली मंजिल से बहुत अलग है, खासकर वहाँ की वाइन मुझे पसंद आएगी अगली बार इन सब का आनंद लेने के लिए।
ये जियाओ ने जो बताया वह सच था। हालांकि वह इस मैनेजर माँ के इरादे को समझता था, फिर भी वह यहाँ फिर से आना चाहता था। उसके पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी नहीं थी वह है स्पिरिट स्टोन। तो अगर उसने कुछ स्पिरिट स्टोन भी दे दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैनेजर माँ ने उसकी बात सुनी तो वह कुछ देर तक चुप रहा। थोड़ी देर के बाद उसने एक टोकन निकाला और ये जियाओ को देते हुए कहा, जब आप अगली बार यहाँ आएंगे तो इस टोकन को यहाँ मेरे किसी भी आदमी को दिखाना और वे आपको दूसरी मंजिल तक ले जाएंगे। ये जियाओ ने मैनेजर माँ से टोकन लिया और उसे देखा। वास्तव में ये केवल एक सामान्य लकड़ी का टोकन था, लेकिन ये बहुत कठोर था। पूरा टोकन हल्के पीले रंग में रंगा हुआ था। टोकन के एक तरफ फीनिक्स की तस्वीर उकेरी गई थी, जबकि टोकन के दूसरी तरफ वास्तव में एक आदमी का चेहरा था। ये जियो ने इस टोकन को अपनी स्थानिक रिंग में संग्रहित किया और प्रबंधक माँ को अलविदा कहा। इतना सब करने के बाद वह बिल चुकाकर रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। लेकिन इस बार उन्होंने बिल का भुगतान स्पिरिट स्टोन से नहीं बल्कि सोने के सिक्कों से किया। मैनेजर माँ ये जियाओ की गायब होती आकृति को देखते रहे और जब ये जियाओ उनकी दृष्टि रेखा से पूरी तरह गायब हो गया तो उन्होंने परिचारक की ओर देखा और कहा, जब वह अगली बार यहाँ आएंगे तो मुझे तुरंत सूचित करें। हाँ मैनेजर माँ। लेकिन वह अटेंडेंट कुछ कहने में झिझक रहा था। ये कहना। उसे झिझकते देख मैनेजर माँ ने रुखाई से कहा। उसकी पिछली मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। मैनेजर माँ, क्या आपको सच में लगता है कि वह यहाँ दोबारा आएगा? आखिरकार उस परिचारक ने वही कहने का निर्णय लिया जो वह पहले पूछना चाहता था। वह करेगा। इतना कहने के बाद मैनेजर माँ भी उस अटेंडेंट की नजरों से ओझल हो गई। पहले वह ये जियो का अवलोकन कर रहा था। जब उन्होंने विशेष शुल्क के बारे में बात की तो उन्होंने ये जियाओ को भौहें सिकुड़ते हुए देखा। उस पर उसने ये जियो के माध्यम से देखा। वह जानता था कि ये जियाओ पहले ही समझ चुका था कि वह वास्तव में क्या योजना बना रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसने शांति से उससे बात की और फिर चला गया। उनकी राय में केवल दो कारण हैं कि ये जियाओ उस समय शांत रहने में सक्षम था। पहला यह था कि ये जियाओ के पास एक विशेषज्ञ है जो उसे छाया से बचाता है और वह एक बहुत बड़े परिवार से है या उसकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली है। और दूसरा कारण यह है कि ये जियाओ ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वह बहुत घमंडी है। उसने केवल यही सोचा था कि ये जियो इन दो श्रेणियों में से एक है। निस्संदेह वह द हेवनली पल जैसे स्वर्ग को चुनौती देने वाले खजाने से अनभिज्ञ था, इसलिए उसे कोई तीसरा कारण नहीं सूझा। उन्होंने जो सोचा वह केवल सामान्य साथियों पर ही लागू किया जा सकता है। ये जियाओ को उन लोगों में नहीं गिना जाता है। ये जियाओ के पास स्पिरिट स्टोन्स की अंतहीन आपूर्ति है और केवल इस वजह से उसने ज्यादा नहीं सोचा और कहा कि जब वह अगली बार यहाँ आएगा तो इस तरह की दूसरी मंजिल पर जाएगा। ये जियाओ सड़क पर लक्ष्यहीन रूप से चल रहा था। कुछ देर पूछने के बाद उसे पता चला कि इस समय वह वास्तव में दूसरे दर्जे के देश में है जिसे गोल्डन फ्रेग्रेंस कंट्री के नाम से जाना जाता है। साउथवुड सिटी गोल्डन फ्रेग्रेंस देश के 3 बड़े शहरों में से एक है। 3 बड़े शहर साउथवुड सिटी, ग्रिंडस्टोन सिटी और गोल्डन फ्रेग्रेंस सिटी हैं, जो गोल्डन फ्रेग्रेंस देश का शाही शहर भी था। क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट साउथवुड सिटी से केवल 5 मील दूर था। इसका मतलब यह है कि क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट का दूसरा सिरा वास्तव में द गोल्डन फ्रेग्रेंस कंट्री जैसे दोयम दर्जे के देश से जुड़ा था। ये जियाओ बेहोशी की हालत में ही नदी में तैरकर यहां आ गया। वह मन ही मन फूट फूट कर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह नहीं जानता था कि एजियो ड्रैगन कंट्री में वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। गोल्डन फ्रेग्रेंस कंट्री में 3 महान संप्रदाय हैं, लेकिन एजियो ड्रैगन कंट्री के 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं के विपरीत इन संप्रदायों के संप्रदाय नेता वास्तव में चरम मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। थंडर क्लाउड संप्रदाय इन 3 महान संप्रदायों में से एक है। लू जियाओरान, जिन्होंने पहले उनकी मदद की थी जब वह बुरी तरह घायल हो गए थे, और उनके साथ अन्य 3 लोग वास्तव में इस थंडर क्लाउड संप्रदाय के थे। ये जियाओ ने आसपास पूछा और थंडर क्लाउड संप्रदाय का स्थान पाया। ये 3 महान संप्रदाय 3 बड़े शहरों में स्थित थे। थंडर क्लाउड संप्रदाय संयोग से साउथवुड सिटी में है। ये जियाओ ने लू जियाओरान से मिलने और उसकी दयालुता के लिए उसे उचित रूप से धन्यवाद देने का फैसला किया।
ये जियाओ थंडर क्लाउड संप्रदाय में जाने ही वाला था कि उसने लोगों को किसी दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हुए सुना जिससे उसकी रुचि जाग गई। क्या तुमने सुना है कि इन दिनों क्लाउड स्मोक 1 में कुछ अजीब चल रहा है? हाँ, मैंने भी सुना है कि क्लाउड स्मोक 1 में एक खजाने का जन्म होने वाला है, लेकिन उन बड़े परिवारों ने इसका स्थान हमसे गोपनीय रखा है। हाँ, मैंने सुना है कि वे हमारे साथ स्थान साझा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे अपने प्रतिस्पर्धियों को बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के अंदर पैदा होने वाला ये खजाना किसी का नहीं है। क्या ये सामान्य नहीं है? जो इसे पहले प्राप्त करेगा वह इसका मालिक बन जाएगा। अरे भाई, आप कौन से युग में जी रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसे खजाना पहले मिल जाए वही उसे रख लेगा। अगर खजाना पाने के बाद तुम किसी के हाथ लग जाते हो, जब तक कि तुम उनके सामने समर्पण न कर दो और खजाना उन्हें सौंप न दो, तुम निश्चित रूप से उसे अपने पास रख लोगे। अपने आप को मार डालो। वैसे भी भले ही उन बड़े परिवारों ने स्थान किसी के साथ साझा नहीं किया हो, सभी लोग अभी भी क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं। आइए हम सब भी वहां जाएं। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद हम उस स्थान का पता लगा लेंगे जहां खजाना है पैदा होने वाला है। ये जियाओ बहुत आश्चर्यचकित था क्योंकि क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के अंदर एक खजाना पैदा होने की बात वास्तव में बहुत उत्तेजक थी। हालांकि उसके पास 2 हाई ग्रेड स्पिरिट तलवारें थीं, लेकिन अगर वह किसी अन्य खजाने पर हाथ डाल सकता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये जियाओ, जो लू जियाओरान को धन्यवाद देने के लिए थंडर क्लाउड संप्रदाय में जाने वाला था, जब उसने पैदा होने वाले खजाने की बात सुनी तो सब कुछ भूल गया। जल्द ही वह शहर के गेट पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह शहर से बाहर निकलने वाला था, उसे उसी गार्ड ने रोक दिया जिसने उससे तब बात की थी जब वह पहली बार साउथवुड सिटी में प्रवेश करने वाला था। तुम वहां हो, रुको, गार्ड ने जोर से कहा। वह चिल्ला तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी उससे कम नहीं थी। साफ देखा जा सकता था कि गार्ड ये जियाओ को निशाना बना रहा था।